ये जो असली राजनीतिज्ञ थे बीजेपी के, हाँ, धनखड़, कैप्टन और कौन सा रह गया, 2-3 और थे ना, रामविलास शर्मा, रामविलास इन अनिल विज, अनिल विज तो फिर भी रह रहे बे, इन सारा मार्गदर्शन मंडल में ठोक रखे हैं, इन राजभवन ने दिलवा दे बेचारा कट्टर ने डायनेस्टी के साथ। ये जो इनके असली मानस थे बीजेपी उन्होंने भी कौन में लाए। इनके अच्छे दिन कब आएंगे बीजेपी वेटरन्स के? नहीं उनके अच्छे दिन है, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखो वो इलेक्शन या जाली है उनके इलेक्शन नहीं ऐसी बात आगे तो नहीं जाली उनके। चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा न बह जाए रोते रोते। सिगरेट तो मेरे ख्याल में शायद हुड्डा साहब ने लगाई थी, उन्होंने उनके मुंह से ले ली अपना, ये जोगिंदर गुप्ता ने। और कहने देखूं तो सही मतलब सीएम किन्ना का नशा होता है, सीएम वाली सिगरेट का हाँ कितना नशा होता है। वो कई देर करते रहे तो सामने से पीए ने नहीं उठाया, कहते देखो मंत्री हो रहे हैं पीए फोन को उठा रहे जिंदल की डेथ हो गई, नाल सुरेंद्र भी आई, वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया है। मैंने कहा सुरेंद्र तो मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले, एकदम से शौक लगा तो तुरंत उन्होंने टीवी चलाया तो वो सारी खबरें चल रही थी उस वक्त पे कि किसी ने कोई सिफारिश की होगी किसी नॉन जाट की, तो उन्होंने कहा क्यों जाट नहीं है छोरे जामने बंद कर दिए गए किसी और को तो पता नहीं कहा या नहीं कहा, मतलब बात तो ये है कि वो चीज़ प्रचलित थी। हेलो सर, गुड टू सी यू, कैसे हो आप? आई एम फाइन, हाउ आर यू? बहुत बड़ी किताब लिखी सर आपने, थैंक यू। बियॉन्ड डायनेस्टीज। सर की ये नई किताब है जिसके ऊपर आज चर्चा करने वाले हैं, और इसमें उन्होंने लिखा है कि बीजेपीज ट्रांसफॉर्मेटिव सर्ज इन हरियाणा एंड अदर नॉर्दर्न इंडियन स्टेट। और हरियाणवी में बोले तो बीजेपी वाला ने कूड़ में कतरा लगा दी राजगिरा ने तो ये राजगिरा ने वो कहते ना रहने क्यों कर कूड़ में ला दिए, क्या हो लिया ये क्या क्या मतलब? सबसे पहले तो आप ये बताइए ये बुक लिखना और इसके पीछे रीजन, और फिर भारतीय जनता पार्टी का ये ट्रांसफॉर्मेशन हरियाणा। देखो मैंने 1987 में मैंने अपना पत्रकारिता की शुरुआत की थी, हिंदी न्यूज़पेपर से शुरू की थी। शुरुआत मैंने की थी विश्व मानव से, जो बाद में जन संदेश बना, और फिर इस दौरान में मैंने जनसत्ता, दैनिक ट्रिब्यून, नव भारत टाइम्स और इवन पंजाब केसरी, इन सब के लिए भी काम किया था टिल आई एंटर्ड इनटू द ट्रिब्यून इन 1997। तो एक चीज़ मैंने देखी कि अगर हम 1972 के बाद की बात करें और 2014 तक जब तक बीजेपी यहाँ नहीं आई, तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी 2 बार एब्सोल्यूट मेजोरिटी लेके पावर में नहीं आई। लगातार 2 बार। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ कि 77 में बहुत ह्यूज मेजोरिटी के साथ चौधरी देवीलाल मुख्यमंत्री बने, जनता पार्टी की गवर्नमेंट थी वो। भजनलाल भी उसी का हिस्सा थे। 2 साल बाद भजनलाल ने उनको टॉपल कर दिया विद इन दी पार्टी, गवर्नमेंट टॉपल करके अब खुद सीएम बने। और 1980 में जब कांग्रेस सेंटर में दोबारा पावर में आ गई, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई के बाद गिरने के बाद चरण सिंह की गवर्नमेंट गिरी और इंदिरा गांधी दोबारा पावर में आई, तो भजनलाल जी अपना पूरा मंत्रिमंडल साथ लेके पूरे को डिफेक्ट करवा के वो कांग्रेस में चले गए थे। उसके बाद जब उन्होंने 1982 का इलेक्शन लड़ा तो उनको कुल 36 सीटें आई। ठीक है, हालांकि वो सीएम फिर भी बन गए क्योंकि उनके पास आरएनएलडी के पास 33 प्लस 6 या 7 बीजेपी की मिला के और इंडिपेंडेंट्स मिला के उनके पास मेजोरिटी बन रही थी, मगर इन्होंने भी 36 प्लस इंडिपेंडेंट्स के साथ मेजोरिटी बना के आ गए, बट एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं थी। उसके गुस्से में 87 में लोगों ने खूब उनके मतलब जो है ना देवीलाल का साथ दिया। 76 सीटें 60 इनके देवीलाल जी की पार्टी की और 16 बीजेपी की। 2 सीपीआई और सीपीएम के भी, शाहबाद और टोहाना से, वो भी अलायंस की वजह से वो भी अलायंस में ही थे। क्योंकि वहां से देवीलाल जी ने अपनी कोई खड़े नहीं किए थे, वो भी अलायंस के साथ ही थे। और कांग्रेस को सिर्फ 5 सीटें आई थी। 4 मेल थे और एक जसमा देवी जी थे। उन दोनों एक मजाक चलता था, खुद देवीलाल कहते थे कि 5 छोड़े हैं
तो 4 तो कांग्रेस का मतलब कंधे देने के लिए हरियाणा में बताओ ना। हाँ, 4 तो कांग्रेस की अर्थी ने जो है कंधा देवेंगे और 5 भी जो है बेवर हो रहेगी मतलब कांग्रेस की। तो ये उस वक्त मजाक किया करते थे। और फिर आप देखिए कि उसके बाद 90 में जब इलेक्शन 91 में हुए तो बिल्कुल देवीलाल जी का सफाया हुआ। वो 20 से भी कम सीटें रह गई थी उनकी। और 96 में फिर बंसीलाल जी आ गए थे और उनकी भी हालांकि एब्सोल्यूट मेजोरिटी तो नहीं थी, बट इंडिपेंडेंस के उनके प्लस बीजेपी के मिला के 44 सीटें बनी थी। इंडिपेंडेंस मिला के वो पावर में आ गए। 96 के बाद जो है वो 2000 में वो भी जाते रहे। 2000 में जो है अपना उसके बाद 2005 के अंदर हुड्डा जब सीएम बने उस वक्त कांग्रेस को 57 सीटें आई। मगर 2009 में बावजूद इसके कि लोकसभा की 10 की 10 सीटें मई के अंदर कांग्रेस जीत चुकी थी और हुड्डा जी 75 पार का नारा देते हुए पूरा रथ यात्रा कर रहे थे, सारा कुछ कर रहे थे, बट सीटें 40 ही आई, मेजोरिटी नहीं आ पाई, एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं आ पाई। और उसके बाद जब 2014 में बीजेपी आ गई, हालांकि बीजेपी भी दूसरी बार जब आई है ना 2009 में, एब्सोल्यूट मेजोरिटी उनको भी नहीं आई, उनको भी 40 सीटें आई। बट हैरानी की बात कब हुई जब 2024 में सभी ये सोच रहे थे कि अब तो कांग्रेस पावर में आएगी और वो ना केवल पावर में आए, 2014 से भी एक सीट फालतू ले। तो ये ट्रिगर था मेरी किताब लिखने का कि ये कैसे हो गया कि कोई पार्टी जहाँ पे कोई दूसरी बार भी एब्सोल्यूट मेजोरिटी नहीं ले पा रही थी, यहाँ तीसरी बार पावर में भी आ रही है। तो दिस वाज द ट्रिगर ऑफ दिस। ओके, तो सर ये जो स्टार्ट होता है, जो ये सर जो है ये जो असर्शन है, ये प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट बनते हैं नरेंद्र मोदी, गुजरात के चीफ मिनिस्टर 2013 में, और उसके बाद एक वेव चलता है और वेव चलने के बाद वो हरियाणा भी उस वेव में सम्मिलित होता है और यहाँ पे भी सरकार बनती है। तो वहां से आप भारतीय जनता पार्टी की जर्नी को कैसे देखते हो? और फिर मनोहर लाल खट्टर जो उनके बड़े करीबी थे उनको चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। देखो, जर्नी बीजेपी की असल में तो आप ये मानिए कि कांग्रेस के रूल में, मनमोहन सिंह के रूल में जब ये अन्ना हजारे आंदोलन होता है ना, वो एक आप कह सकते हैं कि वो जैसे बैक स्टेज से वो चीज़ें मैनेज की जा रही थी उस वक्त पे, क्योंकि पूरे देश के अंदर ऐसा माहौल आपने भी कभी नहीं देखा होगा कि हर शहर के अंदर प्रदर्शन हो रहे हैं उनके हक में, अन्ना हजारे के हक में, और एक पूरा मतलब नेशन वाइड मूवमेंट बन गया था। उसका बेनिफिट अरविंद केजरीवाल को भी मिला, उसका बेनिफिट, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के पास नेशन वाइड कोई पार्टी नहीं थी जिसके थ्रू वो पूरे देश के अंदर अपना एक पॉलिटिकली इलेक्शन लड़ पाता, ना ही उस तरह के फंड्स थे, जबकि इनके पास वो सब कुछ था। इनके पास एक प्लेटफॉर्म भी था और फंड्स भी थे। तो वहाँ से ये शुरुआत हो गई थी। उसके बाद 2013 में जब नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर का चेहरा बने, तो देखो इलेक्शन में मार्केटिंग बहुत बड़ा रोल तय करती है। उसमें मार्केटिंग भी आप देखेंगे कि बहुत बड़े तौर पे हुई थी। प्रशांत किशोर का भी उसमें इन्वॉल्वमेंट था। तो जब बीजेपी सेंटर में पावर में आ गई तो एक नेशनल सेंटिमेंट बन गया था कि शायद कुछ बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है, पॉजिटिव बदलाव आ चुका है। जिस तरीके से उन्होंने शुरू में संसद में जाके संसद के आगे सिर झुकाया, तो लोगों को एक मैसेजिंग बहुत अच्छी गई थी उसको लेके। और फिर जब हरियाणा के इलेक्शन हुए, तो मैं आपको इसमें मजे की बात बताता हूँ। जब हरियाणा के इलेक्शन हुए थे 2014 में, 2014 अक्टूबर में, तो मैं उस वक्त पे कवर करता था सिरसा और फतेहाबाद जिला। तब तक मैं अभी चंडीगढ़ नहीं गया था। तो मेरे पास जो भी फीडबैक थे वो ज़्यादा अपने ज़िलों के ही थे नेचुरली। इन जिलों में बीजेपी कहीं भी नहीं थी। सिरसा की 5 सीटें इंडियन नेशनल लोक जीती थी, फतेहाबाद की 3 सीटें इंडियन नेशनल लोक दल जीती थी, और सिरसा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी की 9 सीटों में से 8 सीटें तो सिरसा और फतेहाबाद की होती हैं, 9वीं होती है जींद डिस्ट्रिक्ट की नरवाना। ठीक है, नरवाना भी INLD जीती थी।
फतेहाबाद की एक सीट टोहाना जो है वो थोड़े से मार्जिन से बीजेपी जीती थी, जिसमें सुभाष बराला जीते थे। मुझे याद है जो मेरे उस वक्त पे ब्यूरो चीफ थे नवीन गरेवाल, उनका इलेक्शन पोलिंग होने के बाद फोन आया कि क्या रहेगा आपके यहाँ पे। तो मैंने एक एक सीट करके गिना दी, मैंने कि ये एक सीट बीजेपी ले सकती है, बाकी सब तो यहाँ पे आईएनएलडी लेगी। उनका अगला जवाब था कि इसका मतलब बीजेपी 47 से 48 सीटें ले रही है। अब मुझे बड़ी हैरानी हुई कि मैं तो 9 में से एक दे रहा हूँ एक दे रहा हूँ, और ये मगर majority दे रहे हैं। क्योंकि वो सबसे बात कर चुके थे। हम्म, तो उस वक्त पे आप ये देखिए कि जो साउथ हरियाणा है खासतौर पे, सदर्न हरियाणा, सदर्न हरियाणा, वो सारा और सारी की जीटी रोड बेल्ट, यहाँ पे तो सब पार्टियां साफ हो गई थी उस वक्त पे। आपके अंबाला से लेके सोनीपत तक, और उधर से सोनीपत नहीं तो पानीपत तक कम से कम, और उधर से आपकी सदर्न हरियाणा के अंदर आपका पलवल डिस्ट्रिक्ट, गुड़गांव डिस्ट्रिक्ट, और आपके रेवाड़ी और नारनौल, महेंद्रगढ़। हाँ, सदर्न डिस्ट्रिक्ट में से एक सिर्फ जो नू है वो आईएनएलडी के साथ गया था। वो तो उनके साथ उनके एक तरीके से पारंपरिक वोटर। तो अब आपने पूछा कि मनोहर लाल जी के, ये भी मैंने इसमें लिखा भी है, ये हालांकि इलेक्शन से पहले ही एक ऐसी बातें फीलर्स आ रहे थे कि अगर पार्टी पावर में आती है तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनेंगे, क्योंकि उनकी और प्रधानमंत्री मोदी की पुरानी मित्रता को सभी जानते थे, क्योंकि वो इसी एरिया में ही दोनों ने काम किया था, चंडीगढ़ और हरियाणा में। मोदी जी भी इधर के प्रभारी थे और ये अपना ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी थे हरियाणा के। खास तौर पे उस दौर में भी मोदी जी यहाँ पे उस दौर में रहे जब बंसीलाल पावर में थे, हरियाणा बीजेपी साथ में पावर में थी उस वक्त पे। तो सभी ये मान के चल रहे थे। तो मैंने गोरखपुर गांव के अंदर इनका एक जनसभा थी, तो बड़े सिंपल, जैसे ये गाड़ी इनकी पहुंची तो उतरे, तो मैं उसको पहुंच चुका था। तो ये जब उतरे तो गर्मियों के दिन थे, अगस्त का महीना था ये, तो जुलाई अगस्त में पसीने भी बहुत आते हैं क्योंकि मॉनसून और मॉनसून है। तो इनका वो खादी का जो खास कलर होता है, खादी का कलर, बोरीवाला, हाँ, वो कलर था कुर्ते का, और वो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा भीगा हुआ था दोनों तरफ से। तो जब स्टेज की तरफ जाने लगे तो इन्होंने बराला जी से कहा, कहना यार ये तो गिल्ला हो गया है, बदलना लवा। तो उन्होंने ओपन पब्लिक मतलब रैली एक साइड में चल रही थी, तो वहीं पे उन्होंने, मैं उनकी सिंप्लिसिटी की बात कर रहा हूँ, कि उन्होंने गाड़ी से कुर्ता निकाला और बाहर ही खड़े होके वो उतार के, और कुर्ते काटते साथ ही रखा करते क्या पैक उसमें थे। अच्छा, उसमें थे। तो उन्होंने उसी वक्त बदला उसको और फिर जाके स्टेज पे बैठे। तो मैंने उनसे बात की, मैंने कहा जी मुझे आपसे बात करनी है। कहते कोई नहीं, इसके बाद हम लंच पे इकट्ठे बैठ जाएंगे। तो लंच पे जैसे ही शुरुआत की तो मेरा पहला सवाल था कि क्या मैं एक भावी मुख्यमंत्री से बात कर रहा हूँ। तो हंसने लग गए, तो कहते आपके मुंह में घी शक्कर। और फिर बाद में ये कहने लगे कि देखो हमारा पहला जो उद्देश्य है वो मुख्यमंत्री बनना नहीं है, उद्देश्य जो है बीजेपी की सरकार लाना है। ओके तो सर इंटरेस्टिंगली जब मनोहर लाल खट्टर की बात करते हैं तो वो प्रॉक्सिमिटी प्राइम मिनिस्टर से भी है, पर मैं उनसे पहले थोड़ी सी बात करूंगा। जो इस बुक का टाइटल है बियॉन्ड डायनेस्टीज, तो आप शुरू से समझाइए कि किस तरीके से कास्ट इक्वेशंस के थ्रू, या आपने जैसे लिखा है गवर्नेंस और पॉलिसीज के थ्रू, जितनी भी डायनेस्टीज हरियाणा की है, या तो वो उनका भारतीय जनता पार्टी में विलय हो गया, या उन डायनेस्टीज को भारतीय जनता पार्टी ने एक तरीके से इरेलेवेंट कर दिया। तो ये कैसे हुआ है? देखो, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो बीजेपी की जो स्ट्रेटजी जो मुझे समझ आई है, जिसको मैंने इसमें लिखा है, टोटल 3 पिलर्स पे काम करती है ये स्ट्रेटजी। ठीक है जी। एक है गवर्नेंस, दूसरा है सोशल इंजीनियरिंग, और तीसरा है कंपेनिंग। ये तो है ब्रॉड पिलर्स। अब उन पिलर्स के नीचे नीचे सब पिलर्स अलग हैं। अब जब गवर्नेंस की बात करते हैं तो गवर्नेंस के अंदर एक तो जो आम लोगों को मैटर करती है ना कोई चीज़, वो है तबादले, नौकरियां। ये बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं आम लोगों की, हमेशा से करती रही हैं। इन्होंने ये सुनिश्चित किया कि जो भी मास रिक्रूटमेंट्स होती है वो होती हैं आपकी HPSC से और HSSC से
या फिर जो अब इन्होंने एक कौशल विकास HKRN टाइप से कुछ है। HKRN बनाया है। बेसिकली वो क्या है, पहले जो नौकरियां आउटसोर्सिंग से आते थे ना, कंट्रेक्चुअल, तो वो किसी प्राइवेट आउटसोर्सिंग एजेंसी को दी जाती थी, वो कट लेते थे, तो उसकी बजाय उन्होंने अपनी एक आउटसोर्सिंग एजेंसी बनाई है। इसके अलावा वो कुछ नहीं है, वही चीज़ है ये। ठीक है, तो इसमें इन्होंने पारदर्शिता पे जोर दिया। ये सबसे बड़ी एक उपलब्धि रही मनोहर लाल खट्टर जी की, कि उनके अंदर पारदर्शिता से क्या है कि उसका मैसेज हर गांव में आपको मिलेगा, जहां भी आप जाएंगे। क्यों, हम तो इलेक्शन के दौरान जाते रहे, और मैंने इसमें मेंशन भी किया है। एक बार मैं जींद इलेक्शन के दौरान, जींद इलेक्शन आया था लगभग जनवरी 2019 में, दिसंबर में उसकी कैंपेन की शुरुआत हुई थी, नोटिफिकेशन आया था। कैंपेन शुरू हो चुकी थी, जनवरी के अर्ली डेट थी कोई, जनवरी की 2019 की। तो यूं कहिए कि लगभग 4 साल से ऊपर इस सरकार को हो चुके थे। 3 साल में 3 बड़े यूं कहें कि फेलियर्स थे। रामपाल को अरेस्ट करते हुए 8 लोगों की मौत थी, या 6 लोगों की मौत थी शायद। उसके बाद 2016 में तो जो ये आपका जाट आरक्षण आंदोलन में तो बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। और तीसरा 2017 में जब राम रहीम को गिरफ्तार किया गया था, तो पंचकुला और सिरसा में दोनों जगह पे बहुत तो ये मुझे ऐसे महसूस होता था कि जब मैं जाऊंगा कवर करने के लिए, तो मुझे यही सुनने को मिलेगा कि सरकार के लोग खिलाफ मिलेंगे, और ख़ास तौर पे कांग्रेस ने एक बड़े नेता को खड़ा किया हुआ था, रणदीप सुरजेवाला को। तो मैं इस इम्प्रेशन के साथ मैं चंडीगढ़ आ चुका था। चंडीगढ़ से मैं फतेहाबाद अपने घर रात को, सुबह सुबह मैं गाड़ी उठाई और मैं बरवाला होते हुए, इंटल कलां एक सबसे पहला गांव आता है। इंटल कलां, अच्छा, अंग्रेजी नाम निकाल रखा गांव का। हाँ, इंटल कलां। तो इंटल कलां में मैंने देखा एक चाय की दुकान पे कुछ लोग बैठे हैं, और मैं वहाँ पे रुक गया। तो बैठा, मैंने कहा जी मैं अखबार से हूँ। कहते कौन से अखबार से? मैं बताया मैं ट्रिब्यून से हूँ। तो बोले कि, मैंने कहा जी क्या चल रहा है इलेक्शन का? तो कहते जी बीजेपी जीतेगी। तो मुझे लगा कई बार क्या होता है कि लोग भी आजकल ना बड़े डिप्लोमेटिक जवाब देने लग गए हैं। तो मुझे लगा ये डिप्लोमेटिक जवाब दे रहे हैं कि हम क्यों सरकार की विरोध लें, क्योंकि मैं मन में, मेरे दिमाग में ये था कि मेरे को सुनने को जो यही मिलेगा कि सरकार के खिलाफ मिलेगी। तो मैंने कहा जी अच्छा सरकार मतलब बीजेपी जीतेगी, बट अच्छा दूसरी बात ये है कि बीजेपी के कैंडिडेट एक पंजाबी थे, मिड्डा थे। हाँ, तो शहर में तो ये मानता था कि मिड्डा के साथ लोग मिलेंगे, पर गांवों में मुझे उम्मीद कम थी। गांवों में मान के चल रहा था कि क्योंकि एक जो यहाँ पे पहले से हमें चला आ रहा है कि अगर कोई पंजाबी कैंडिडेट होता है तो उसको गाँव में जो वो ट्रेल करता है तो शहर में आकर वो लीड में बदला करता था। हम देखा करते थे पहले हांसी में, फतेहाबाद में, ऐसे जो पंजाबी बहुल्य सीटें होती थी उसमें देखा करते थे हम। तो मैंने कहा जी क्यों? तो कहते जी नौकरियां दी हैं इन्होंने, और मैंने कहा कितनी नौकरी? कहते जी आ जाओ आप हमारे साथ, पीछे वाला मोहल्ला है, मैं आपको लेके चलता हूँ, आपको यहाँ पे इसी मोहल्ले के अंदर में 5 या 6 घर दिखा दूंगा जिनको ऐसे ऐसे बच्चों को नौकरी मिली है जिनके पास देने के लिए एक पैसा नहीं, मतलब घर में था। कई तो ऐसे हैं जिनके लिए रोटी की भी दिक्कत थी, ऐसा भी नहीं है कि कोई अप्रोच रखते हो या पैसा रखते हो, उनको नौकरियां मिली हैं। तो मेरा एकदम दिमाग में माथा ठनका, क्योंकि उससे 2 साल पहले एक ऐसी घटना मेरे साथ हो चुकी थी, उसको मैं रिपोर्ट भी किया था ट्रिब्यून में, पर मैं उस वक्त वो उस चीज को कनेक्ट नहीं कर पाया था। हुआ यह था कि 2016 का मैंने इसमें मंथ भी लिखा है, डेट भी लिखी है एग्जैक्टली। मैं सेक्रेटेरिएट में गया, जाते ही था, हर रोज जाता था। मतलब ट्रिब्यून में हमारा क्या होता था कि मीटिंग के बाद हम सेक्रेटेरिएट जाते थे। तो वहाँ पे एक 5th फ्लोर पे कुछ बच्चे जो कि 25 और 30, 32, 35 की एज के बीच के लड़के भी थे, लड़कियां भी थे, वेल ड्रेस्ड थे और फॉर्मल्स में थे। तो ऐसा सेक्रेटरीट में नहीं मिलता देखने को ना, हम जाते हैं तो, क्योंकि कोई गांव के लोग होते हैं, कुछ एम्प्लॉइज होते हैं वहाँ पे, एम्प्लॉइज भी मतलब वेरीड एज के होते हैं, कोई रिटायरमेंट के नज़दीक होता है कोई, और ये ग्रुप में खड़े थे। तो मुझे लगा कि कुछ अलग ही है। तो मैंने से पूछ लिया कि, मैंने कहा जी आप लोग कैसे, किससे मिलने हैं? कहते जी हमारा HCS में सिलेक्शन हुआ है, तो आज हमें बुला रखा है इन्होंने। तो मैंने कहा अच्छा मैं ट्रिब्यून से हूँ, बात हो सकती है? कहते हैं जी ज़रूर।
तो मैंने एक सुपरिटेंडेंट को कह के रिक्वेस्ट की कि मैंने इनसे बात करनी है, तो कोई कमरा हमें मिल सकता है? तो उन्होंने कहा जी हाँ जी, इसी कमरे में इनकी मीटिंग होनी है, कॉन्फ्रेंस रूम है, तो आप इसी में बैठ जाइए, कोई बात नहीं, अभी तो साहब आएंगे, देर लगेगी उनको। तो हम उस पर बैठ गए, तो मैंने बातचीत शुरू की। सबसे इंट्रोडक्शन लिया ना जब, तो टॉपर लड़की थी श्वेता सुहाग, अभी भी वो HCS ऑफिसर है। तो शी सेड आई एम डॉटर ऑफ ए रोडवेज क्लर्क, और टॉपर थी वो। फिर एक और लड़का था, वो कहता मेरे फादर डब वाली में रिक्शा चलाते हैं, और मैं पढ़ते पढ़ते पहले मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन की, और इसी HPSC के थ्रू मैं स्कूल या कॉलेज लेक्चरर लगा, और सातवीं लगते ही कुछ टाइम बाद ये आ गया, मैंने ये पेपर दे दिया, और मैं इसके बाद इसमें भी सिलेक्ट हो गया हूँ, अब मैं HCS बन गया हूँ। इसी तरह और भी बच्चे थे, बेलिना नाम की एक लड़की थी, आपने काफी लिखा है उनका नाम। तो उनसे फिर बात, तो मैं अगर इसको 19 से कनेक्ट करते हो? हाँ, नहीं, इसको कंट्रास्ट करता हूँ ना मैं, अगर मैं जो पहले सरकारों में होते थे, तो ये कौन है जी, ये फलाने IAS अफसर का बच्चा है, ये कौन है जी, ये फलाने मिनिस्टर का बेटा है, ये उस मिनिस्टर का भतीजा है, ये उसकी भतीजी है। वो चीज़ एक भी नहीं थी इसमें, एक भी नहीं थी। ओके। ये जी चीफ मिनिस्टर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के फलाने का भतीजा है जी, ये उस वक्त ये चीज़ें होती थी सारी। तो ये सारा बदलाव था इसमें, मतलब तो वही चीज़ अब वहाँ मेरे को सुनने में मिली जींद में, इंटेल कला में। तो ये बदलाव, एक तो गवर्नेंस की जो मैंने बात की थी, गवर्नेंस में एक बदलाव तो ये था। दूसरा क्या होता था कि ट्रांसफ़र के दौरान सब चंडीगढ़ भागते थे, अप्रोच वाले अच्छे स्टेशन ले जाते थे, बिना अप्रोच वाले एक दिल में उनके रह जाती थी कि देखो हमारे कुछ जानता नहीं था, हैं बेस्ट पोस्टिंग्स नहीं है भाई हमारे को, क्योंकि हमारी कोई चलती नहीं है, इसलिए इन्होंने क्या किया कि एक डिजिटल ट्रांसफ़र शुरू कर दिया, ऑनलाइन ट्रांसफ़र, जिसके अंदर एक उन्होंने फॉर्मूला ऐसे बना दिया कि हर व्यक्ति इर्रिस्पेक्टिव ऑफ आई मीन रिचनेस और कास्ट, क्रीड, व्हाटएवर, उसको ये A कैटेगरी इसके स्टेशन है, B के हैं, C के हैं, D के हैं, वो डिपेंडिंग अपॉन द डिस्टेंस फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर। आपको टोटल लाइफ के मतलब 20 साल का है तो 5 साल यहाँ लगाने पड़ेंगे, 5 इसमें, 5 इसमें, 5 इसमें लगाने ही पड़ेंगे। आपकी पहले कौन सा मिलता है आपको, बाद में कौन सा मिलता है, वो सारा लॉटरी पे डिपेंड करेगा। तो ये सारा सिस्टम कर दिया इन्होंने। एक तो जाना आना बंद हो गया, दूसरा उसमें जब जाएंगे, अब करप्शन कहाँ होती थी, जरूरी नहीं कि मिनिस्टर पैसा नहीं लेगा, MLA पैसा नहीं लेगा, मगर जब आप उनके पास एक पावर छोड़ोगे ट्रांसफर करवाने की, तो उनके पास उनका चेला, उनके चेलों का चेला, बहुत उनके भी सिफारिशें पहुंचेंगी ना, तो वो क्या करेंगे, कैसे करेंगे, किसी की सिफारिश पैसा लेके करेंगे, कैसे नहीं करेंगे, कुछ पता नहीं है ना। तो ये सारा बचाव हो गया इसके अंदर। तो एक तो गवर्नेंस के अंदर ये 2-3 चीजें। तीसरी चीज क्या है कि जिस दिन चुनाव थे 2024 के, 51.72 लाख फैमिलीज जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन थी। अच्छा। जो कि फ्री राशन ले रहे थे। 51, आप इसको अगर वैसे पॉपुलेशन में देखिए तो 2 करोड़ 10 लाख लोग फ्री राशन ले रहे थे और कई तरह की स्कीम ले रहे थे। टोटल पॉपुलेशन 2011 के सेंसस की 2.54 करोड़ थी, जो कि अब मानी जा रही है कि 3 करोड़ के आसपास। ओके। तो 3 करोड़ में से आपके 2.10-70% लोग आपके फ्री राशन वाले थे। अच्छा, गवर्नेंस में तो ये बातें आ गई। दूसरा मैंने आपको बताया था कि सोशल इंजीनियरिंग, ये हर स्टेट के अंदर मैंने इस बुक में दिया है कि इनकी सोशल इंजीनियरिंग क्या है। कि हरियाणा के अंदर टोटल जो अब तक जितने साल हुए ना, उसमें 48 ईयर्स के करीब मैंने लिखे हैं जाट CM रहे हैं। 36 रहे हैं शायद। 48 में से 36 साल जाट CM रहे हैं। हाँ ठीक, एग्जैक्टली। अब दैट मीन्स जाट इज द डोमिनेंट कास्ट, इवन अदरवाइज पॉपुलेशन वाइज नियरली 25%। सो इन्होंने इसको पोलराइजेशन ऐसा किया, जिसको सोशल इंजीनियरिंग ऐसे की कि जो ये शब्द बड़े खतरनाक है, पोलराइजेशन से सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा सा लगता है सोशल इंजीनियरिंग। हाँ, सोशल इंजीनियरिंग अच्छा शब्द लगता है। तो सोशल इंजीनियरिंग करके इन्होंने OBCs, अदर
कास्ट विच बेसिकली आप उसमें पंजाबीज, अग्रवाल्स, ब्राह्मण्स, हम्म ठाकुर्स, हम्म गुज्जर्स, ये सारे इकट्ठे किए, हम्म है ना, और साथ में दलित्स ऑफ कोर्स। हम्म अब जब 2024 के लोकसभा इलेक्शन में इनको लगा कि ये तो दलित्स तो मतलब वो उल्टा पड़ गया है 400 पार के कारण जो है, हम्म दे फियर हम्म चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो उनको पता था कि वो जो फियर फैक्टर है वो हम्म चमार कास्ट जो सबसे ज्यादा डोमिनेट करती है दलित्स में उनमें है, हम्म तो उन्होंने उसमें भी है ना डिप्राइव्ड हम्म शेड्यूल कास्ट अलग करके उनके लिए वो डिवीजन कर दिया उस जो है जो रिजर्वेशन जो मिलता है उसमें। हम्म अब जो बाकी डिप्राइव्ड शेड्यूल कास्ट हैं वो भी 2024 के असेंबली इलेक्शन में इनके साथ थे, क्योंकि उनको एक जो चीज़ बेनिफिट्स नहीं मिल रहे थे उस सेपरेट सब क्लासिफिकेशन करने से उनको उसका फायदा हुआ। ओके। तो सर इंटरेस्टिंगली जैसे आपने तीन चीजें बताई ना, एक तो गवर्नेंस। और तीसरी जो मैं बता रहा था अच्छा, वो था आपका कंपेनिंग। हम्म कंपेनिंग के अंदर इतनी मास्टरी है हम्म कि एक तो इनके पास जो बंदे जो ग्रास रूट लेवल पे है ना, एक एक पन्ने पे एक एक बंदा, यानी कि पन्ना प्रमुख जिसको बोलते हैं ना, जस्ट वन लीफ ऑफ दी, नॉट वन पेज, वन लीफ, एक 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 पेज का एक पासा, उसके ऊपर एक एक बंदा है। फिर उसके बाद इनके पास हर हर पोलिंग बूथ पे त्रिदेव हैं, तीन तीन लोग और हैं वो। तो उसकी वजह से ना इनको डेमोग्राफिक प्रोफाइल ऑफ एवरी पर्टिकुलर वार्ड तक का इनके पास है। तो जो इनकी कैंपेन है वो उस पर डिपेंड करती है कि आप कहाँ के लिए काम कर रहे हैं, क्योंकि उनको उनके पास वो सारा फिगर्स हैं। एक एक वोट डलवा सकते हैं, एक एक वोट को डिले, जो पता है हमारे साथ नहीं उसको डिले करवा सकते हैं, ऑब्जेक्शंस करके कुछ भी करके, मतलब उसको डिले कर सकते हैं, और जो डलवाना है उसको जल्दी जल्दी डलवा सकते हैं, है ना। और आप ये देखिए कि उचाना कला एक एग्जाम्पल है, मैंने इसमें दिया है उचाना कला। मैंने पढ़ा था। अब आप ये देखिए कि उचाना कला में अगर ये 2024 में 4.5 साल से 4.25 साल से इनका दुष्यंत चौटाला के साथ अलायंस था, अगर उसको कंटिन्यू करते तो नेचुरल है कि ये दुष्यंत चौटाला को टिकट देते, क्योंकि वो तो ऑलरेडी वीरेंद्र सिंह जी तो छोड़ के जा चुके थे बीजेपी को। तो वीरेंद्र सिंह और दुष्यंत चौटाला में से अगर आमने सामने होते तो जिस तरह से दुष्यंत चौटाला 4 साल से राज में थे, नेचुरली उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी जाटों में खास तौर पे थी, तो ये सीट कांग्रेस बड़े आराम से ले जाती। उनको लड़ा के इन्होंने, और बल्कि उसमें कुछ जाट कैंडिडेट्स इंडिपेंडेंट्स भी खड़े किए गए उस कॉन्स्टिट्यूंसी में, और वहां से ये अपना एक नॉन जाट को जिता के ले गए। कुछ सोचता भी नहीं था कि कभी भी उचाना कला जैसी सीट से कोई नॉन जाट भी जीत जाएगा, ले गए वो। तो ये जो कंपेनिंग है ना इनकी, कंपेनिंग का मतलब इलेक्शन लड़ने की पूरी स्ट्रेटजी, बीच में कह रहा हूँ, ये बड़ी मास्टरी की हुई है इन्होंने। एक एक सीट के लिए इनके अलग अलग स्ट्रेटजी है, उसके डिपेंड सीट के हिसाब से। ओके सर, इंटरेस्टिंगली तीन चीजें बताई आपने, और इसमें थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है। आपने पहला बताया कि गवर्नेंस, और आपने कहा कि आम आदमी को जो चीज प्रभावित करती थी ट्रांसफर, तो आम आदमी के पास तो जो भी नहीं है, ट्रांसफर की बात ही कैसे आएगी। दूसरी बात आपने कही कि भी एडमिनिस्ट्रेशन, जो पहला टर्म अगर बीजेपी का देखा जाए तो उसमें एडमिनिस्ट्रेशन इतना उस तरीके का नहीं था, क्योंकि तीन मेजर वॉयलेंट चीजें वहां पे हो चुकी हैं, रामपाल, जाट वाला, और एक ये दूसरा जो भी वो बाबा था। तो इन तीन होने के बाद भी जब 2019 का ये जींद इलेक्शन जो आता है, वो इलेक्शन अश्योर करता है कि भारतीय जनता पार्टी गेम में अभी भी है। और उसके बाद जैसे आपने कैंपेन की बात करी, और वो नारा देते हैं कि 75 पार, अब की बार 75 पार, और वो 40 पे आके रुक जाते हैं। तो ये चीजें जो हैं, ये भारतीय जनता पार्टी की वजह से वो चुनाव जीते थे, या कांग्रेस का जो कोलैप्स था उस वक्त में, जिसमें भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उस तरीके से उनके हाथ में पावर नहीं थी, या अशोक तंवर के हाथ में पावर थी, या वहां पे गुटबाजी इतनी ज्यादा हो रही थी, किरण एलओपी थी, या जो भी वो थी। तो ये कांग्रेस के कोलैप्स की वजह से जीते थे, या भारतीय जनता पार्टी के जो तीन आपने कारण बताए उनकी वजह से जीते? देखो, सबसे पहले तो इस बुक में मैंने और एक चीज और, सॉरी टू इंटरप्ट,
एक चीज आपने और कही कि ट्रांसपेरेंसी और नौकरियां देना। ट्रांसपेरेंसी और नौकरी दी गई, ये एक बात काफी लोगों ने कही और मानी भी जाती है। पर क्या ये एक ऑप्टिक्स है या परसेप्शन है, जिनको थोड़ी चीज दी गई, डिलीवर हुई और उसको दिखाया इस तरीके से गया कि ये हमने बहुत खतरनाक तरीके से किया, कि हमने बिना पर्ची खर्चे किए, हमने हर जगह पे वो कर दिया। इसके अगेंस्ट में सरकार के ऊपर करप्शन इश्यूज भी लगते हैं, सरकार के ऊपर वो पेपर लीक की बात भी होती है, और हजारों तरीके की ऐसी चीजें हैं जिससे सरकार की छवि जो है वो धूमिल होती है, अलोंग विद द चीफ मिनिस्टर। देखो, सबसे पहले मैं यहाँ पे, आपने सबसे पहली बात की थी कि जब जॉब ही नहीं है तो जॉब देने की बात क्यों, एग्जैक्टली मैंने अपनी बुक में जो चैलेंजेस हैं वो भी लिखे हैं। सिर्फ वो नहीं लिखा है कि बीजेपी ने ये किया, ये भी लिखा है जो नहीं किया, और उसमें ये भी लिखा है कि जब 2022 के अंदर CMIE के फिगर्स आए थे, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग ऑफ इंडियन, जो भी है वो, हाँ, CMI इंडियन इकोनॉमी, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के जो फिगर्स आए थे, तो 37.4% अनएम्प्लॉयमेंट के साथ हरियाणा को नंबर 1 बताया गया था, वो मैंने इसमें दिया है। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है कि अनएम्प्लॉयमेंट हरियाणा में बहुत ज्यादा है, हाईएस्ट इन द कंट्री, हाईएस्ट। उसके कारण को जानने के लिए मैं द प्रिंट के लिए एक ग्राउंड रिपोर्ट करने 3 जगह गया। मैं गया था बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क, मैं गया था गुड़गांव इंडस्ट्रियल एरिया, और मैं गया था सोनीपत में राय इंडस्ट्रियल इस्टेट। मैंने स्टोरी की थी। बहादुरगढ़ फुटवियर पार्क था ना, वन ऑफ द बिगेस्ट इन एशिया कहा जाता है उसको। एक भी हरियाणवी यूथ नौकरी नहीं कर रहा। अब मैं बताता हूँ, मैंने उनसे बात की, फुटवियर का नाम आते ही तो उनको लगता है जैसे जूते बनाने हैं, है वो नहीं, मैकेनाइज्ड काम है वहां पे तो। ये जूते बनाएंगे क्या? चौधरी के लड़के के जूता बनाएंगे, बताओ। मतलब मैं हैरान रहा कि वहां एक भी लड़का काम नहीं कर रहा है। यूपी से है, बिहार से है, और फिर मैंने कहा काम कर नहीं रहे हैं या काम आप देते नहीं हो, मैंने ये भी पूछा एक से। कहते सच्ची पूछो तो हम देकर राजी भी नहीं है जी। मैंने कहा वो क्यों? कहता जी छोटी सी बात हो जाए ना, पूरा का पूरा वो मतलब यहाँ से पंचायत लेके आ जाते हैं, तो हमारे लिए बड़ी मुश्किल होती है। राई इंडस्ट्रियल एस्टेट में या गुड़गांव में हरियाणवी थे, क्योंकि वहाँ पे जूते का नहीं था काम, वहाँ अलग अलग तरह के काम थे। जैसे एक फैक्ट्री में गया था जो कि उनके कार सीट बेल्ट बनाते हैं, जो काफ़ी विदेशों US तक में जाते हैं उनके, वहाँ काम कर रहे हैं। बट अगर आप उसका रेशो निकालते हैं ना, तो 8 आपको मतलब यूपी बिहार वगैरह के मिलेंगे, 2 से मैक्सिमम 3 तक हरियाणा के मिलेंगे। तो एक तो ये है कि हरियाणवी यूथ के अंदर जो चाहत है ना सरकारी नौकरी की है, प्राइवेट नौकरी करके ज़्यादा राजी नहीं है, एक ये भी कारण है। दूसरा, जब मैं ये कहता हूँ कि जॉब ट्रांसपेरेंसी से दी, तो जॉब जितनी दी उन्हीं की बात है ना, जो कम दी वो ज़्यादा दी, वो बात तो कम दी वो तो हम लिख ही रहे हैं, हम भी कह रहे हैं, और वो रिपोर्ट्स भी आ रही हैं अनएम्प्लॉयमेंट की, तो पर जितनी दी वो ट्रांसपेरेंसी थी, उसमें किसी को पेपर लीक जो बात है, देखो पेपर लीक हुए हैं, इवन मैंने वो भी मेंशन किया है जिसके अंदर एक HCS ऑफिसर को कैश के साथ पकड़ा गया था, है ना, और उसके पास से कुछ ऐसे मिले थे, अनिल नागर, उसके पास से ऐसे डॉक्यूमेंट्स मिले थे जिससे पता लगा कि वो कुछ लोगों को हेल्प भी, रोल नंबर मिले थे। बट द क्वेश्चन अगेन इज कि गवर्नमेंट अगर मिली होती तो उसको क्यों पकड़ती? क्यों मतलब ये तो सिंपल सी बात है, क्यों नहीं पकड़ती? क्यों नहीं पकड़ती? अगर हम ऐसे उसको देखें तो क्यों ना उसको स्केपगोट किया जा रहा था उस बंदे को? नहीं, मैं वही कह रहा हूँ ना कि अगर गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट से ये सब कुछ हो रहा होता तो नहीं पकड़ा होता ना। नहीं पकड़, मतलब इन्वॉल्वमेंट से हो रहा है तो उसमें सर ये भी तो चीज है कि आप एक बंदे को पकड़ के दिखा दिया कि भाई हम कितने ईमानदार हैं, देखो एक जरूरत नहीं थी ना उसकी, क्योंकि
But that was a big issue. I tell you, had there been any complaint Hmm. that there is I mean somebody is helping और वगैरह वगैरह, Hmm. फिर उसको पकड़ के Hmm. स्केपगोट बनाना समझ आता है। Hmm. आपका एंटी करप्शन ब्यूरो बाय इट्स ओन इनिशिएटिव Hmm. उसको ट्रैप कर रहा है। ऐसा नहीं था ना, कोई सर, एक शिकायत बात नहीं थी मेरे ना। को बताइए कि हरियाणा में कितने एंटी करप्शन ब्यूरो के ऑफिसर्स जो हैं जो बिना पॉलिटिकली मोटिवेटेड डिसीजन लेते हैं? नहीं, मैं तो कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ उसी बात पे आ रहा हूँ, बाकी चीज़ों पे मैं नहीं कह रहा हूँ। हम्म। क्योंकि एक अफसर जो वहाँ पे पैसे के साथ पकड़ा गया, जो वहाँ पे कर रहा था, उसको उस वक्त पे मेरे को ध्यान है, अगर आप भी देखेंगे तो पता लगेगा कि उसको एंटी करप्शन ब्यूरो ने अपनी इंफॉर्मेशन के ऊपर पकड़ा था। बट एनीवे, मतलब मैं कोई डिफेंड नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि दूसरी बात आपने कही कि ये क्या ऑप्टिक्स है या ये रियलिटी है, तो मैं एक इसका ये कहूँगा कि व्हाट मैटर्स इज द ऑप्टिक्स इन पॉलिटिक्स। पॉलिटिक्स में ऑप्टिक्स ही मैटर करते हैं। पॉलिटिक्स में देखो, सरकारें कैसे चलती हैं, इलेक्शन कैसे लड़े जाते हैं, उसमें कितना खर्चा आता है, रैलियां कैसे होती हैं, उसमें आदमी कैसे लाए जाते हैं, सारी चीजें तो ओपन है, सबको पता है, सबको पता है। तो इसीलिए कोई ये नहीं कह सकता कि करप्शन नहीं हो रही है। बात ये है कि करप्शन को लेके ऑप्टिक्स क्या है, वो मैटर करते हैं ना। ओके। ये जो रिक्रूटमेंट्स की बात कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें मैं कोई अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कह रहा हूँ, मैं वो बातें कह रहा हूँ, और इसमें भी मैंने वही लिखी हैं जो कि मेरे को वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड, दीज आर वॉइसेस फ्रॉम द ग्राउंड ना, वही बोल रहा हूँ मैं। सर, कास्ट इक्वेशन की बात करी, और जो तीनों जो बड़ी डायनेस्टी थी या अलोंग विद उनके साथ और भी डायनेस्टी हैं, उनको जिस तरीके से इरेलेवेंट किया गया है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, तो जैसे 36 साल आपने मेंशन किया कि जाट चीफ मिनिस्टर रहे आउट ऑफ 48 आई थिंक। तो सर, जब कुलदीप बिश्नोई का अलायंस है हजका का भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो हजका को वो इरेलेवेंट करते हैं। जब दुष्यंत चौटाला का अलायंस है जेजेपी का भारतीय जनता पार्टी के साथ, तो वो भी जेजेपी को इरेलेवेंट करते हैं। फिर वो किरण चौधरी बंसीलाल फैमिली को अपने साथ लेके आते हैं, हुड्डा को वो हरा के इरेलेवेंट कर रहे हैं। पर इनका जो बेस है वो कास्ट है, और आप ये बता रहे हो, ये सारी चीजें आपने बुक में लिखी हैं कि इनका जो बेस है वो कास्ट है। अगर हजका का जो वोट बैंक था, जो भजन लाल का वोट बैंक था, वो उन्होंने छीन के भारतीय जनता पार्टी का वोट बैंक हुआ, उस वोट बैंक को दूसरे वोट बैंक के बराबर खड़ा किया गया और उससे उसको किल किया गया। तो ये कास्ट इक्वेशंस के थ्रू डायनेस्टीज को कैसे किल किया है भारतीय जनता पार्टी मैं ने? बताता हूँ कि ये आप ये देखिए ना कि जिस वक्त तक नरेंद्र मोदी सीन पे नहीं आए थे 2013 तक, तो ऐसा लग रहा था कि कांग्रेस तो एंटी इनकम्बेंसी से हारेगी और बुरी तरह हारेगी, क्योंकि अब उनके 2 टर्म पूरी कर चुके थे। आईएनएलडी जो कि उस वक्त पे उभर रही थी, क्योंकि वो पिछले इलेक्शन में भी 32 सीटें ले चुकी अच्छी थी। सीट थी उनके पास। हाँ, उनके साथ ये 2010 में सेंटेंसिंग वाला हो गया ओम प्रकाश चौटाला जी की और अजय सिंह जी चौटाला की, तो वो उसकी वजह से वीक हो चुकी थी जब तक जब ये नरेंद्र मोदी सीन पे आए। उस वक्त मुझे याद है कि 2012 के आसपास एक सिरसा में रैली थी, जिसके अंदर नितिन गडकरी, सुषमा स्वराज और कुलदीप बिश्नोई की कराई हुई रैली थी, मैंने वो कवर की थी। तो बड़ा स्पष्ट दिख रहा था कि इनका जो अलायंस है इस बार पावर में आने वाला है, और कुलदीप बिश्नोई को वहां पे सीएम डिक्लेयर किया गया था उस रैली के अंदर। 2.5 साल हाँ पहला सीएम मतलब वो रहेंगे। मगर जैसे ही नरेंद्र मोदी सीन पे आते हैं, तो सबसे पहला जो हरियाणा के अंदर जो इम्पैक्ट पड़ता है ना, वो ये पड़ता है कि एक वो जो क्योंकि सामने जाट सीएम है ना, तो जो नॉन जाट्स खास तौर पे वो सारे बीजेपी की तरफ झुकाव उनका शुरू होता है। अब वही का वही इसका बेस था
कुलदीप बिश्नोई का। हम्म, कुलदीप बिश्नोई के साथ इनका शुरू से समझौता ये था कि लोकसभा में आपको 2 सीटें दी जाएंगी हम्म, और विधानसभा में हम 45-45 सीटों पे लड़ेंगे। हम्म, लोकसभा में कुलदीप बिश्नोई अपने लिए हिसार और हम्म, करनाल की सीट, क्योंकि वहाँ से भजन लाल जी एक बार MP रह चुके थे, हम्म, वो 2 सीटें मांगी हुई थी उन्होंने हम्म, और ये माना जा रहा था कि ले जाएंगे। हम्म, सिरसा सीट इन्होंने, बीजेपी ने हम्म, आ, जो ये सुनीता दुग्गल हैं उनको हम्म, हाँ कर दी थी और उन्होंने उसके लिए हम्म। अपनी इनकम टैक्स की जॉब से रिजाइन भी कर पर ये दिया। तो 14 में नहीं 19 में बनी थी आई नहीं थिंक सुनो, दुग्गल मेरी साहब। मैं आपको बता अच्छा रहा हूँ, सॉरी, हाँ 2000 हाँ, सुनीता दुग्गल ने हम्म, अपनी जो IRS, IRS से हम्म, VRS अप्लाई कर दी थी और हम्म, अप्रूव हो गई, हम्म, वो अप्रूव हो गई। हम्म, अप्रूव हुई और इन्होंने क्या किया कि तुरंत उस वक्त पे हम्म, करनाल उनसे ले ली हम्म, और उनको सिरसा दे दी। हम्म, तो वो सीट चलेगी सुशील इंदौरा हम्म, हजका के पास हम्म, और सुनीता दुग्गल नौकरी भी छोड़ भी हम्म, चुकी और वो भी मतलब रह गया। उनको कहा गया कि हम आपको विधानसभा लड़ा देंगे। हम्म, तो हालांकि उसके बाद उन्होंने, क्योंकि वो गुड़गांव की हैं, हम्म, तो उन्होंने पटौदी हल्के ऊपर काफ़ी महीने लगाए और खूब मेहनत की उन्होंने। हम्म, मगर जब टिकट का टाइम आया तो वहाँ पे राव हम्म, इंद्रजीत अड़ गए कि मैं ये सीट तो अपने हम्म, वर्कर को दूंगा, इनको नहीं दूंगा। हम्म, तो उन्होंने बिमला चौधरी को हम्म, अनाउंस करवाया, तो फिर ये वहाँ से गई रतिया। हम्म, उन्होंने रतिया से इलेक्शन लड़ा हम्म, विधानसभा का, जो कि 300 कुछ वोटों से वो हारी थी वहाँ पे उस वक्त ओके, पे। ये था। तो जो डायनेस्टी की आपने बात की, तो भजनलाल डायनेस्टी तो वहाँ पे हम्म, एक किस्म से उनका उनका जो वोट बैंक था ना, वो कन्वर्ट हो गया बीजेपी की तरफ। दुष्यंत के का भी तो यही हुआ। उस वक्त पे मैं बता रहा हूँ ना, ये हुआ। हम्म, उसके बाद देखो, दुष्यंत को आप अगर उस अगर हम कंपेयर करें ना, जो जो कि देवीलाल जी के टाइम पे डायनेस्टी का जो होल्ड था, या फिर बाद में 2000 से लेकर 2005 तक भी था, वो तो दुष्यंत का नहीं था ना। 10 सीटों तक, मतलब आप उसको एक, जब हम डायनेस्टीज की बात करते हैं हम तब वो बात करते हैं कि क्या वो यहाँ पे मुख्यमंत्री की कुर्सी पे ठोक के हैं। बैठने के पहुंचने के काबिल हैं कि नहीं। वहां पे तो आज की डेट में सिवाय भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कोई भी नहीं है ना। बाकी सब तो काफी उन्होंने काफी कमजोर हो गए हैं। ऐसा नहीं कि सारे इन्होंने ही किए हैं, हो गए हैं ना। इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, वो डायनेस्टीज से हटके है। हटके ऐसे है कि जो भी ऐसे लीडर थे जो या डायनेस्ट थे या जिनके आगे डायनेस्टीज बढ़ने के चांस दिख रहे थे, चाहे आप वसुंधरा राजे आप देखें, इधर अपना हर जगह हर स्टेट में हाँ, था ये। किसी भी जगह पे, तो उन्होंने उसको दरकिनार करके और अपने नए लीडर को आगे लाए हैं। तो डायनेस्टीज जाने की 2 वजह हरियाणा में, तो क्योंकि ज्यादा डायनेस्टीज जो मजबूत थी वो 2 तो जाट फैमिलीज की थी, देवीलाल डायनेस्टी और हुड्डा डायनेस्टी। तो अब दोनों को मतलब एक सोशल इंजीनियरिंग से कमजोर किया, क्योंकि कोई भी पार्टी, जब चौधरी देवीलाल भी पावर में आते थे ना, तो उनके पास जाट वोट, दलित्स के अंदर वही जो मतलब जिसको बाद में डिप्राइव्ड दलित बनाया गया है, वो उनके साथ ज्यादा होते थे, दूसरे नहीं होते थे उनके साथ। उनके साथ डिप्राइव्ड दलित ज्यादा होते थे। उसके बाद उनके पास ओबीसीज होते थे। उसके बाद उनको इधर नू से मतलब जो है सपोर्ट मिलती थी। इस तरीके से वो अपना एक बनाते थे। पर इंटरेस्टिंगली एक चीज है सर, एक डायनेस्टी है जो भारतीय जनता पार्टी जानबूझ के भी खत्म नहीं कर सकती, क्योंकि अगर वो उनको खत्म कर देंगे तो वो सरकार में आना उनके लिए एक तरीके से मुसीबत भरा होगा और मुश्किल भी होगा। वो जो डायनेस्टी है राव इंद्रजीत की, उस उनको वो क्यों नहीं किल कर पा रहे हैं अभी तक? नहीं, आप ये देखिए ना जी, राव बीरेंद्र सिंह जो है एक वक्त पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे, बहुत बड़े लीडर थे। अब वो एक छोटे एरिया में, एक संकुचित से एरिया में मतलब उनकी डायनेस्टी लीडरशिप चल रही है। तो बहुत, देखिए आप ये मान के चलिए कि बीजेपी
कि जो नॉन जाट पॉलिटिक्स है उसमें वो उनको सूट भी तो करते हैं ना। हाँ, वही तो मैं कह हाँ, रहा हूँ। उनको सूट भी तो करते हैं वो। पर बीजेपी उनको तो लाइक ही नहीं करती ना, जो स्ट्रॉन्ग लीडरशिप है, बट उनको चाहे वो खुद की पार्टी के हों। बट उनको वहां से सीटें तो उनके चाहिए बिना ना, वो जीतते कैसे सीटें तो रहेंगे? चाहिए ना, उनको सीटें तो तो चाहिए। मैं कई बार राव इंद्रजीत को देखता हूँ या उनकी पॉलिटिक्स को देखता हूँ, तो ये देखिए सर, 10 सीट तो आसानी से वो अपने एमएलए बना के लेके जाते हैं। 10 सीट दुष्यंत बना के लेके गया तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हो गया। पर राव इंद्रजीत क्यों अपने आप को उसी एरिया में बांध के रखते हैं? क्यों वो उनसे बाहर नहीं निकलते और एक अक्रॉस द हरियाणा के लीडर वो बनते हैं? नहीं देखिए, अक्रॉस दी हरियाणा लीडर बनने के लिए एक तो क्योंकि वो बेस तो है ना उनके पास हाँ जी, 10 मैं सीट। समझ रहा हूँ आपकी बात, बट हम्म, उसके लिए ना उस तरह का पहले तो माहौल चाहिए होता है। आज बीजेपी ने वो माहौल छोड़ा नहीं है हम्म, कि कोई लीडर जाके, खासतौर पे हम्म, उन्हीं की पार्टी का लीडर हम्म, पूरे देश स्टेट में माहौल बना पाए, उस लायक नहीं उन्होंने माहौल छोड़ा ना। हम्म, देखो, जब जिस वक्त पे पूरे स्टेट पे एक हम्म, अपने लिए माहौल बनाया था देवीलाल जी ने, क्योंकि मैं उस हम्म, वक्त पे हम्म, पत्रकारिता में आ चुका था, हम्म, वो बड़ा वास्ट ट्रैवल करते थे। हम्म, उसके बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जब लीडर ऑफ ओपोजिशन थे, हम्म, बंसीलाल जी के टाइम पे, हम्म, तो लीडर ऑफ ओपोजिशन के नाते उनको गाड़ी मिली हुई थी। हम्म, तो बाद में बंसीलाल ने वो वापस ली, हम्म। कहते मैंने इससे गाड़ी दी थी, इसने गाड़ा बढ़ा दिया। तो वो वापस छीन ली थी, हाँ, जबकि हाँ, इनको कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, गाड़ी तो उनको मिलनी मिलेगी चाहिए थी। नेचुरली। हाँ, तो हाँ, इनको फिर बाद में वो हाँ, कुछ कार्यकर्ताओं ने एक हम्म, हम्म, टाटा सूमो शायद मेरे ख्याल में, या हम्म, कोई वो गाड़ी उनको गिफ्ट की थी हम्म। एक रैली के अंदर। नहीं वो तो है, पर मैं हाँ। अब घुमा फिरा के बात इंद्रजीत पे ही अगर करें, तो हम्म। जैसे आपने ये बीजेपी में तो ये दिया, पर वो कांग्रेस के टाइम भी उस तरीके से उनका असरसन नहीं था कि वो दूसरे पार्ट ऑफ हरियाणा में जाके अपने आप को एक उस तरीके का लीडर स्टेब्लिश करें। हम्म। रादर वो ये जरूर करते थे कि वो अपने आप को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट हमेशा अप्रोच करते थे, वो प्रोजेक्ट करते थे कि मैं चीफ मिनिस्टर बन सकता हूँ, पर उन्होंने कभी अपनी राजनीति को उनसे बाहर नहीं, निकाला ही नहीं। मगर मैं आपको एक चीज बताऊं कि हम्म, कांग्रेस में रहते हुए हम्म, राव इंद्रजीत अब के मुकाबले हम्म, कमजोर थे। ओके, उसका एक कारण था कि उस वक्त कांग्रेस के अंदर दो बड़े हम्म, राव लीडर थे। हम्म, दूसरे कैप्टन अजय सिंह यादव थे, हम्म, और दोनों एक ही एरिया हम्म, से, अजय सिंह यादव लड़ते थे रेवाड़ी से, हम्म, और ये इलेक्शन लड़ते थे। उस वक्त पे सीट का नाम महेंद्रगढ़ सीट हम्म, होता था। हम्म, ये बाद में भिवानी महेंद्रगढ़ एक किया गया और ये हम्म, गुड़गांव में आ गए। पहले हम्म, महेंद्रगढ़ सीट होती थी इनकी। भिवानी एमपी भी नहीं बन सकते आप बिना राव इंद्रजीत की परमिशन के। हाँ। और तो छोड़ो, हाँ, भिवानी में तो इंद्रगढ़। हाँ, उस वक्त पे हाँ, बल्कि ना, हाँ, हाँ, ये भी एक हम्म, एडिड बेनिफिट हुआ हम्म, इनको कि अब दो सीटें हैं। हम्म, अदरवाइज महेंद्रगढ़ सीट होती थी इनकी, हम्म, और रेवाड़ी से वो हम्म, जीता करते थे हम्म, लगातार। हम्म, 5 या 6 बार जीते हैं वो खुद। हम्म, फिर उनका बेटा भी 2 बार जीत चुका है। हम्म। तो वो बहुत बड़े लीडर थे। वो सदर्न हरियाणा के पॉलिटिकल राजा तो है ही, हालांकि एज ए हम्म। पॉलिटिशियन आई डोंट एडमायर हिम एज मच, पर मैं बड़ा ओपिनियन दे रहा हूँ वैसे ही अपना। हम्म। पर उनका जो बेस है वो अलग है। नहीं, ऑफ कोर्स हाँ, वो हाँ, बड़े लीडर है, इसमें थोड़ा हाँ। ना कोई डाउट है किसी को। पर इंटरेस्टिंगली सर, इसके बाद एक बात और करते हैं। आपने एक चैप्टर लिखा है मनोहर लाल खट्टर, क्या लिखा, आर्किटेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी। हाँ। आर्किटेक्ट ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपने लिखा 2014 से 19 तक, और उसके बाद में 19 से 24 का जब टाइम आता है, तो आप ही ने पिछले इंटरव्यू में ये कहा था कि भाई जब लगने लगा कि भाई मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ बहुत ज्यादा आक्रोश और हम्म। गुस्सा है, हम्म। तो उन्होंने खुद हाई कमान या आला कमान या प्राइम मिनिस्टर को कहा कि आई शुड स्टेप डाउन और मेरी ये जगह। हाँ, ये उनके खुद के शब्द थे, जो कि मैंने वो रैली अटेंड की थी हम्म, 2024 लोकसभा इलेक्शन हम्म, में। हम्म, करनाल के किसी गांव में रैली थी, तो हम्म, वहां पे उन्होंने ये हम्म, खुद एक्सप्लेन किया। बहुत लंबा टाइम हम्म, इस पे लगाया उन्होंने एक्सप्लेन करने में। हम्म, बट हुआ जो था वो ये हम्म, था कि यहाँ पे हम्म, द्वारका एक्सप्रेस वे के उद्घाटन पे प्राइम मिनिस्टर आए थे हम्म, गुड़गांव में, हम्म, और वहां पे ये उनको लेके एक तरफ अकेले कई देर बात हम्म, करते रहे थे। और हम्म, उससे अगले दिन ये हम्म, खुद गए थे अपना हम्म, उसमें हम्म, राजनिवास में, हम्म, और जाके राष्ट्र हम्म, गवर्नर को इस्तीफा दिया, हम्म। और उसके बाद नायब सिंह सैनी को चुना गया था। तो वो जो बात थी वो यही थी कि इन्होंने प्राइम मिनिस्टर को जो भी कहा होगा, या जो जैसे आपने बताया था। वो इन्होंने, इनके खुद के शब्द थे। हाँ, हाँ। इनके जो शब्द थे वो हाँ। ये थे हाँ। कि भाई
मेरी जगह मैं किसी और को हाँ आपको बताता हूँ, तो हाँ इसीलिए उन्होंने ग्रूम किया नायब सैनी को। पहले तो उन्होंने वो बनाया, उनको हाँ प्रेसिडेंट वो बनाया पार्टी का, बिल्कुल और बिल्कुल। फिर ताकि वो चीफ मिनिस्टर बनाया। तो सर इंटरेस्टिंग बात ये है कि जब उस पार्टी की ये हालत थी 2024 में, तो वो जीतती कैसे है फिर? या वो कंप्लीट क्रेडिट गोज टू इंडियन नेशनल कांग्रेस? देखिए आप जब 2024 लोकसभा के इलेक्शन में जाएंगे, हम्म 5-5 सीटें दोनों जीतते हैं। हम्म 90 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में से 46 में से कांग्रेस जीती है, हम्म 44 में से बीजेपी जीती है। हम्म अब ये मत भूलिए कि 44 में बीजेपी ऑलरेडी जीत रही थी, अब सिर्फ 48 में जीती है, इतने फर्क है। हाँ, ऐसा फर्क नहीं है कि बहुत ज्यादा फर्क है। हम ये मान के चल रहे थे हम्म हर कोई कि अगर मोदी वेव के बावजूद, मोदी के नाम के बावजूद हम्म 44 सीटें जीते हैं हम्म तो घटेंगी, हम्म ये मान के चल रहे थे ना। हम्म और क्योंकि माहौल ऐसा था कि कांग्रेस पावर में आएगी, कांग्रेस पावर में आएगी, तो कई बार वो हवा के साथ और भी आ जाती है सीटें। हम्म मगर इस चीज को कतई मत भूलिए हम्म कि हम्म बीजेपी फिर भी 44 सीटें में लीड कर रही थी। हाँ, ठीक है, अब आप ये देखिए उन 44 सीटों में साउथ सदर्न हरियाणा की सीटें थी, हम्म जीट रोड बेल्ट थी, जहां पे बीजेपी हमेशा हम्म मजबूत रही है, हम्म अब भी आई है। अब हुआ क्या है कि बीजेपी ने अपनी जो, मैंने जो उनकी 3 स्ट्रेटेजीज बताई थी, गवर्नेंस, हम्म सोशल इंजीनियरिंग और कंपेनिंग, हम्म ये जो 2 लास्ट वाली है, हम्म इनको उचाना जैसी सीट तक में यूज कर लिया, और तो आप क्या अंदाजा लगा ठीक बात है। उचाना जैसी सीट को में कर लिया, हाँ, भिवानी आपका साफ है पूरा पूरा। साफ कर दिया उन्होंने। जींद हैं, साफ, भिवानी साफ, आप ये देखो हिसार ना, साफ। हाँ आप हाँ उनको किरण चौधरी उनके साथ, हाँ सुनील सांगवान के फादर जो है वो पहले बंसीलाल जी के साथ मंत्री रहे, कांग्रेस के साथ होते थे, हम्म वो इनके साथ आ गए, वो जीत गए। हम्म तो इसीलिए आप इसको ना बहुत ज्यादा, हम्म आप वैसा मत मानिए कि कोई अप्रत्याशित हम्म चीजें हुई हैं। हम्म कांग्रेस ने अपनी गलतियों से हम्म स्थिति को और खराब किया, इसमें कोई डाउट नहीं है। हम्म कांग्रेस जीत भी सकती थी, हम्म जीतनी ही चाहिए थी वैसे तो, जिस तरीके से लग रहा था, हम्म मगर अपनी गलतियों से वो हम्म नीचे आई। मगर कितना नीचे आई, 1% से भी कम परसेंटेज वोट का फर्क है दोनों में, हम्म लेस देन 1% का है। हम्म तो स्थिति ये भी हो सकती थी कि अगर 1-1.5% सिर्फ और कुछ भी ना करते, सारी गलतियां भी कर लेते, जिस तरह से उन्होंने हम्म इनके त्रिदेव और मतलब वो जो आपके पन्ना प्रमुख है, जिन्होंने अपना अपना एक एक वोट सुनिश्चित किया डालवाने में, ये सुनिश्चित वो भी कर लेते ना अपना, तब भी वो जीतते। ये भी है। क्योंकि मैंने जिस दिन 5 को पोलिंग हुई थी अक्टूबर, 7 अक्टूबर को फाइनल फिगर दिए थे इलेक्शन कमीशन ने। 8 की इलेक्शन कमीशन ने 2 दिन तक दिए ही नहीं फाइनल फिगर। 7 को दिए, हाँ 8 की काउंटिंग थी। हम्म 7 को जब फाइनल फिगर आए, हम्म 2019 के इलेक्शन से भी वो पोलिंग कम थी। 1% कम थी आई थिंक। हाँ मैंने स्टोरी पिच की हम्म कि अगर पास्ट रिकॉर्ड को देखें तो दिस इज एडवांटेज रूलिंग पार्टी, हम्म और मुझे ये बोला गया कि नहीं, जीतना कांग्रेस ने, हमारी स्टोरी खराब हो जाएगी। हाँ, क्यों बेफालतू सरकार आवड़ते आवड़ते उल्टे काम करूँ। स्टोरी नहीं, बात सरकार होते होते की नहीं, बात ये होती है ना, स्टोरी तो झूठी हो जाती है ना फिर वो। उस वजह से वो स्टोरी अप्रूव नहीं हुई थी मेरी, मैंने नहीं की थी वो, मगर मेरे दिमाग में आ गया था कि ये स्टोरी करने के लायक है, क्योंकि पिछले रिकॉर्ड यही बता रहे हैं ना। तो वो क्यों हुआ? क्योंकि वो अपने वोट ही नहीं डलवा पाए। मैं आपको बताता हूँ कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन में मैंने क्योंकि सिरसा और फतेहाबाद में काम किया हुआ है, तो उस वक्त पे जब चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी सिरसा बन रही थी, बन तो गई थी चौटाला जी के राज के लास्ट दिनों में, मगर जब वो बढ़ रही थी तो उस वक्त हुड्डा साहब थे, तो इसलिए रोहतक के बहुत सारे लोग वहाँ पे प्रोफेसर लगे हुए हैं। अच्छा ग्रेट। 2024 के इलेक्शन में उनमें से बहुत सारे लोग
दीपेंद्र के लिए वोट डालने लोकसभा इलेक्शन के लिए आए थे। हम्म, असेंबली में वो नहीं आए। मैं जानता हूँ उनको क्योंकि मेरे अच्छे मित्र हैं कई। मैंने पूछा भी की बात, हम्म। कहते अब तो जीतते पड़े, अब क्या कर रहे जाके। क्यों आंड करी, क्यों तेल वाला कर 2000 दिया? लोकसभा चुनाव में उनको डर था क्योंकि 19 में दीपेंद्र हार गए थे, हाँ, उनको डर था, तो इसलिए कोई कहीं भी बैठा है तो वो जाएगा ही जाएगा वोट डालने के लिए। हाँ, और असेंबली में वो तो जीतते पड़े हैं, हाँ। तो ये फर्क था। अच्छा अच्छा। तो इसलिए आप सिर्फ हाँ। वो ना मानिए कि मतलब इसमें, नहीं नहीं, मैं तो मान ही हाँ, नहीं रहा, मैं तो क्योंकि इनफैक्ट फर्क तो बहुत थोड़ा था ना दोनों में। मैं तो इनफैक्ट एक इन्होंने हम्म, जो थोड़ा सा फर्क था हम्म, अपनी मेहनत के साथ उसको हम्म, कवर अप करके थोड़ा सा और बढ़ा लिया, थोड़ा सा ही और बढ़ाया, बहुत ज्यादा भी नहीं बढ़ाया। हम्म, आप देखो ना, हम्म, 46 से 44 का फर्क था, हम्म, 46 44 से वो 48 पे आए हैं बस। हम्म, एक उचाना जैसी सीट, एक आपकी जो ये भिवानी की 3-4 सीटें ले लो, बल्कि हुड्डा के भूपेंद्र सिंह हुड्डा के जो एरिया में जो सोनीपत की सीटें वो भी ले गई है। नहीं, जो सब मान रहे थे जीटी रोड की सीट भारतीय जनता पार्टी को जाएंगी, वो तो कांग्रेस और सबको है। और जो अब मान रहे थे कि वोट बैंक जो नहीं 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 नहीं, कांग्रेस नहीं, वो कम्युनिटी वाला, एक मिनट, वो सारी जीट तो रोड बेल्ट की बीजेपी, कौन सी बताते हो कांग्रेस को है? जो नॉर्दर्न वाली है, नॉर्दर्न हरियाणा वाली नहीं, वो सर। तो पहले भी थी ना, लोकसभा में भी तो थी ना। हम्म, लोकसभा के अंदर हम्म, अंबाला सीट तो कांग्रेस ने जीती थी ना, वही तो सीटें आई हैं उनको। हम्म। जो नॉर्दर्न हरियाणा की आई हैं वो तो वही है जो ऑलरेडी पर जीती थी उन्होंने। उनके ऊपर ये मानना जा रहा था ना कि ये बीजेपी को जाएंगी। नहीं नहीं, मैं आपको हम्म, बता रहा हूँ कि नॉर्दर्न हरियाणा हम्म, में हम्म, अंबाला, हम्म, पंचकूला, कालका, हम्म, बुलाना, हम्म, अंबाला कैंट, अंबाला सिटी, हम्म। ये सीटें तो उसका पार्ट थी ना अंबाला लोकसभा सीट की, जो वो जीतते थे। जो ऑलरेडी वो जीत चुके हैं। हाँ, तो उसमें उनको कुछ नया नहीं मिला ना, मतलब। पर सर इंटरेस्टिंगली इन सब को सम अप किया जाए हम्म, तो जैसे ही ये चुनाव हुआ और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने स्पीच डिलीवर किया अपने ऑफिस में, हेडक्वार्टर बीजेपी और हेडक्वार्टर में, और वहां पे जेपी नड्डा ने भी, तो जेपी नड्डा ने एक बड़ी खूबसूरत स्टेटमेंट कही और ये बड़ी हैरान करने वाली स्टेटमेंट थी। हैरान करने वाली इसलिए थी, वो कहते हैं कि हरियाणा जो है ना, हरियाणा वो तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है। तो हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी आती है और उसको गढ़ बना लेती है और छोड़ने का नाम ही नहीं। और आज के दिन भी कांग्रेस का वर्कर इस कॉन्फिडेंस के साथ ये नहीं कह पाता कि हम फिर जीत जाओगे। तो ये जो है, ये, और मैं क्या लिख रहा हूँ, यही तो लिख रहा हूँ ना मैं। हाँ, ये तो यही तो है हाँ, जो उन्होंने कहा कि गढ़ है। हाँ, तो मतलब हैरान, बुक लिखने का कारण क्या है हम्म, कि कैसे तीसरी बार पावर में आ गए, मतलब, बेरा को नहीं इनका। है ना। हाँ, तो ये वही ट्रिगर ही यही है बुक लिखने का। हाँ, वो तो है ही। हाँ, पर सर वो इसमें जो आपने एक वो एक्ट्रेस है, मोना, क्या नाम है, अम्बेगांवकर, मोना मोना अम्बेगांवकर, आपने पोस्ट डाली और उसके नीचे उन्होंने कमेंट भी किया और इंटरेस्टिंग कमेंट किया उन्होंने कि ये तो कम्प्लीटली बीजेपी फेवर्ड किताब लगती है और आप लोगों को तो सोचना चाहिए किस तरीके से असरसन हुआ है और बीजेपी को फेवर कर रहे हो आप कम्प्लीटली, और ऐसी किताबें आप लिख रहे हो। तो इसके ऊपर क्या ओपिनियन है आपका? आपने सिर्फ उनका कमेंट पढ़ा या पूरी थ्रेड पढ़ी उसकी? उसके नीचे आपका भी पढ़ा मैंने, आपने कहा कि नहीं भाई मैं अपने ऐसा नहीं है मैं किसी की एडवोकेसी कर रहा हूँ, हाँ हाँ। मेरा ये पर्सनल ओपिनियन है और ये मेरा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो हरियाणा में है वो है। हालांकि अच्छी एक्ट्रेस रही है वो, ये शाहरुख खान के साथ भी काम किया और भी काफी फिल्मों में देखो काम मैं किया। बताता हूँ, मोना अम्बेगांवकर हम्म, बड़ी अच्छी एक्ट्रेस हैं, और मैं उनका प्रशंसक हूँ, हम्म, और मैंने उनकी फिल्में भी कुछ देखी हैं। हम्म, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी, एक हम्म, वो भाग बिन्नी हम्म, भाग जाएगी ऐसे करके है, हम्म, उसमें वो उसकी, मर्दानी में भी है। हाँ, मदानी में भी है। शी इज़ ए वेरी गुड एक्ट्रेस हम्म, एंड आई एडमायर हर एक्टिंग। हम्म, वो 2017 के हम्म, आसपास, बल्कि शुरुआत से ही, हम्म, जब आम आदमी पार्टी बनी तो शी वाज ए एक्टिविस्ट ऑफ द आम आदमी पार्टी। हम्म, बट देन अगेन हम्म, इट्स हर डेमोक्रेटिक राइट। हम्म, एक्ट्रेस तो वो प्रोफेशन है ना, हम्म, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट तो कोई भी बन सकता है। हम्म, हम जर्नलिस्ट आमतौर पे हम्म, हम नहीं बनते हैं क्योंकि हम्म, हमारे लिए एक ऑब्जेक्टिविटी हम्म, ज़रूरी रहती है। वो राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उसमें भी उन्होंने हिस्सा लिया। देन अगेन मतलब वी रिस्पेक्ट हर, आई मीन दिस इज हर डेमोक्रेटिक राइट। हाँ, जो भी उसका दिल उसमें करे वो करे। हाँ। हाँ, बट समस्या क्या है कि
today we are living in a polarized world, हम्म highly polarized world, and it's not about India only. आप यूएस को देख लीजिए, आप यूरोप को देख लीजिए, आप हमारे आसपास के सभी देश तो पहले से ही थे पोलराइज्ड। हम्म अच्छा, हमारे यहाँ पे मैं एक चीज़ बताता हूँ कि जो पोलराइजेशन है ना, वो जाति के बेस पे या धर्म के बेस पे उतनी नहीं है जितनी कि हमें सोशल मीडिया में दिखती है। सोशल मीडिया में पर्पसफुली मुझे लगता है कि कराई जा रही है। समाज में जब हम किसी से मिलते हैं, बात करते हैं, हम उसके जाति थोड़ा ना पूछते हैं। हम किसी से दोस्ती बनाते हैं, उसका धर्म थोड़ा ना पूछते हैं। समाज में ऐसा नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ। पोलराइजेशन अलग तरह की है। कौन सी पार्टी कर रही है पोलराइजेशन? सबको पता है। मैं तो सोशल इंजीनियरिंग किसको बोलते हो आप? सोशल इंजीनियरिंग किसको बोलते हो? बढ़िया शब्दों में। सोशल इंजीनियरिंग किसको बोलते हो? हाँ। अच्छा, पोलराइजेशन किसने नहीं की, ये भी बात है। सवाल ये है कि किसने कितने की, एक अलग बात है। लेवल तक की? हाँ, की किसने नहीं है। अनलिमिटेड किसने करी है? सच्ची पूछो अगर आप, तो बीजेपी को जो सबसे बड़ा जो उन्होंने जिस चीज को बुनाया, वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स को बुनाया ना। तो अपीजमेंट पॉलिटिक्स अपने आप में पोलराइजेशन नहीं थे क्या? नेचुरली। और आप उसको ऐसे दोनों को इक्वल इक्वल कैसे डिफेंड कर सकते हो? हाँ जी, आप डिफेंड कैसे कर सकते हो इस बात से भारतीय जनता पार्टी के पोलराइजेशन को? नहीं, मैं नहीं कर रहा हूँ डिफेंड। उन्होंने अपील किया तो हम नहीं, मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। हाँ। मैं डिफेंड नहीं कर रहा हूँ। मैं तो अपना एक बात कर रहा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ कि अब इंडिया के अंदर जो पोलराइजेशन है, सोशल मीडिया में चाहे कोई दिख रही हो, जो असल पोलराइजेशन नीचे लेवल पे है, वो क्या है? उतनी नहीं है। नहीं, वो क्या है? बहुत जबरदस्त है। अच्छा। बहुत जबरदस्त है, मगर वो कुछ दूसरी है। वो ये है कि या आप बीजेपी के साथ हो या आप बीजेपी के खिलाफ हो, या आप मोदी सपोर्टर हो या आप मोदी के हेटर हो। ये पोलराइजेशन है असल में जो समाज में है। वो नहीं है जाति वाली या धर्म वाली, नहीं है। ये पोलराइजेशन है। और इस पोलराइजेशन में सबसे बड़ी चीज क्या है कि अगर आप मोदी समर्थक हैं, अगर आप बीजेपी समर्थक हैं, आप न्यूज वही कंज्यूम करना चाहते हो, वीडियो वही देखना चाहते हो जो उनके हक में हो, जो आपके टेम्परामेंट को मैच कर रही है। आप अगर मोदी हेटर हो, बीजेपी हेटर हो, तो आपको न्यूज वही चाहिए जो क्रिटिसाइज करे बीजेपी को, जो क्रिटिसाइज करे मोदी को। अब मैं वो जो मोना जी ने जो कुछ कहा, अब उससे आप शायद रिलेट कर पा रहे हो। समस्या क्या हो गई है कि इस सारे खेल में हम जैसे जो जर्नलिस्ट जिन्होंने सारी उम्र बिता दी एक ऑब्जेक्टिव रिपोर्टिंग करते हुए, एक अनबायस्ड रिपोर्टिंग करते हुए, क्योंकि बीइंग ऑब्जेक्टिव इज नॉट माय चॉइस। I have worked with the Tribune, now I'm working with the print. If I'm not objective, if I'm not unbiased, I lose my job in a single day. पर इंटरेस्टिंगली जो हम गढ़ की बात कर रहे थे ना, ये जो जेपी नड्डा ने कहा, आपको नहीं लगता इस गढ़ की दीवारें इंडियन नेशनल कांग्रेस ने चुनी है हरियाणा में? किस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो थे जेपी नड्डा ने जो बात कही थी तीसरी बार जीतने के बाद कि हरियाणा भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है, क्या आपको नहीं लगता उस गढ़ की दीवारें कांग्रेस ने चुनी है हरियाणा में? नहीं, चीनी कह सकते हो, क्योंकि देखो इसमें कोई डाउट नहीं कि कांग्रेस के अंदर अपनी इंटरनल जो बिकरिंग्स है, बट सवाल ये कब नहीं थी। सवाल ये है कि ये बिकरिंग्स कब नहीं होती थी। बीजेपी कांग्रेस जितनी बार भी 1977 के बाद पावर में आई है, कभी भी अपनी मेहनत से एक बार भी नहीं आई। अगर आप चेक करेंगे ना, वो बाय डिफॉल्ट आई है, क्योंकि सामने वाली पार्टी से लोग परेशान हो जाते थे। तो अब उनको, क्योंकि उनको पता है कि हमने बाय डिफॉल्ट पावर में आता है, तो झगड़ा इस बात का नहीं होता कि पावर में कैसे हैं। झगड़ा ये होता है कि पावर में आने के बाद कौन बनेगा। तो बिकरिंग्स तो इनहेरेंट हैं, आज से नहीं, हम तो देख रहे हैं, शुरू से ही देख रहे हैं। 80 में भी थी, उसके बाद आपके 87 के टाइम तो चलो ये पता ही था ये जा रहे हैं। 91 में थी, उसके बाद आपके 96 में थी, उसके बाद आपके 2005 में भी देखी हमने, 2000 में भी देखी। ये तो हमेशा से ही है। और सर इंटरेस्टिंगली अभी भी कांग्रेस के कई पॉलिटिशियंस को ये भ्रम है कि लोग अपने आप वोट दे देंगे हमारे को। अभी भी उनके दिमाग से नहीं निकली है। देखो एक चीज है ना कि बीजेपी जब 2014 में पावर में आई थी पूरे नेशनल लेवल पे, तो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी क्या थी?
हम्म, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी एक नेशन वाइड ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। हम्म, जबकि अगर आपको ध्यान हो तो उस वक्त अगर नेशन लेवल पे हम्म, सबसे ज्यादा पॉपुलर अगर लीडर था तो उस वक्त में अरविंद केजरीवाल बन चुका था ड्यू टू हम्म, अन्ना हजारे मूवमेंट। हम्म, मगर पावर में कौन आया है? बीजेपी। हम्म, क्यों? क्योंकि उनके पास एक नेशनल लेवल पे नेशन वाइड पार्टी स्ट्रक्चर था। कांग्रेस इसलिए सोचती है कि हम हमें लोग वोट दे देंगे क्योंकि उसके पास एक स्ट्रक्चर पार्टी का पूरे स्टेट के अंदर हम्म, पूरा हम्म, 90 के 90 हम्म, कॉन्स्टिट्यूएंसीज में है। हम्म, तो जब सामने वाले से परेशान होंगे तो जाएंगे हम्म, कहाँ वो? ये भी है। ये जो ये बाय डिफॉल्ट वाली बात कर ओके रहे थे। सर, कुछ एनेक्डोट्स हैं बड़े इंटरेस्टिंग आपके, हाँ और जर्नलिज्म की लाइफ के जो स्टार्टिंग के हैं, अलग अलग चीफ मिनिस्टर से आप हाँ मिलते हो। हाँ हाँ मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा से स्टार्ट करता हूँ, हाँ जिनको आप कहते हो कि ही इज ए थोरो जेंटलमैन, हाँ और उनसे आपकी पिकाडली होटल में जो मुलाकात है हाँ हाँ उसके हाँ। बारे में आप बताओ, वो क्या था कि और टाइम के अकॉर्डिंग बताना कब कब वो मुलाकात हुई उस हाँ, हिसाब से। ये जिस दिन इनको शपथ लेनी थी ना, जब ये हम्म, पहली बार मुख्यमंत्री 2005 में बने, हम्म, मुझे पता नहीं था कि हम्म, वो मतलब मेरी हम्म, मुलाकात हो जाएगी, ऐसा हम्म, सही मैं कहूँ तो आपको। हम्म, मैं यहाँ पे किसी और काम से चंडीगढ़ आया था वहाँ पे। हम्म, तो मुझे मेरे एक कज़न है, हम्म, वो उस वक़्त पे पॉलिटिक्स में हम्म, बिज़नेसमैन है, बट वो हम्म, पॉलिटिक्स में भी चंडीगढ़ ही रहते हैं। हम्म, तो उनका फ़ोन आया कि वो आज तो मतलब शपथ ले रहे हैं, और वो शपथ हम्म, ले रहे हैं ये तो मुझे पता था, पर हम्म, पिccadilly आ जाएँगे या ये हम्म, ऐसा कुछ नहीं पता था मुझे। हम्म, तो वो अ, जो है ना पिccadilly आ रहे हैं हम्म, और यहाँ से वो आगे जाएँगे तो मैं वहीं पे हूँ, आप हम्म, मेरे को उसको पता था कि मैं आ रहा हूँ चंडीगढ़ किसी काम के लिए। हम्म, तो मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। तो वहाँ हम्म, मैं गया तो वहाँ मुझे मेरे हम्म, ब्यूरो चीफ थे उस वक़्त पे योगेंद्र गुप्ता जी। हम्म, मैं उस वक़्त पे फतेहाबाद से सिरसा हम्म, से कवर कर रहा था। हम्म, तो मिल गए मेरे को, तो हम्म, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर की फर्स्ट फ्लोर पे मैं गए। मैं भी वो हम्म, हुड्डा जी के साथ उनके नेचुरली वो क्योंकि कवर हम्म, करते थे हम्म, और उनके काफ़ी हम्म, क्लोज थे। बल्कि एक बार हम्म, तो हुड्डा जी उत्तराखंड में एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें पानी में लगभग बह गए थे, तो वो साथ ही थे उस दिन भी। ब्रदर वगैरह, हाँ। हाँ, उस दिन ये भी साथ ही थे योगेंद्र गुप्ता भी। हम्म, तो वहाँ पे अ, एक हम्म, रूम में हम्म, जिसमें हुड्डा जी हम्म, तैयार होने थे, तो वहाँ हम गए। हम्म, तो पता लगा कि वो तो नहा रहे हैं, मतलब हम्म, वहाँ पे वो एक अचकन पड़ी हुई थी और एक हम्म, कुर्ता पजामा और कुर्ती पड़ी हुई थी। तो बैड वे, हाँ। हाँ, इतने में एक वो आ, करनाल की एमएलए हम्म, थी अपना सुमिता सिंह। सुमिता सिंह, वो आई, कहती मेरी शाल पता नहीं मैंने कहाँ छोड़ दी, तो वो ढूंढ रही थी शाल अपनी, हम्म, ढूंढ रही थी हम्म, कहीं छोड़ बैठी थी। तो थोड़ी देर में हुड्डा साहब आ गए। हम्म, तो अब वो हम्म, नहा के निकले थे हम्म, हम्म, और सामने कपड़े पड़े थे उनके। हम्म, तो कहते ये किसका है भाई? हम्म, अचकन को देख के कहते हम्म, जी आपके लिए है। कहता मैं डालता हूँ ये? कहता नहीं जी, वो विनोद शर्मा जी ने दोनों मंगा रखे हैं, दोनों में से जो आपका दिख रहे डाल देना। हाँ, तो उन्होंने वो कुर्ता पजामा चुन लिया और सिगरेट लगा ली साथ के साथ। हाँ। तो सिगरेट लगा लिया, जलाने को कहा उनको। नहीं, सिगरेट हाँ, मुझे हाँ जलाने को कहा। हाँ, तो ये दोनों ना हाँ, सिगरेट तो मेरे ख्याल में शायद हुड्डा साहब ने लगाई थी, उन्होंने हाँ, उनके मुंह से ले ली हाँ, अपना यतीन्द्र ये ने। जोगिंदर गुप्ता ने। हाँ, और कहने देखूं तो सही किन मतलब सीएम दे किन्ना का नशा होता है। हाँ, सेम वाली सिगरेट का। हाँ, कितना नशा होता है। हाँ, तो ऊपर से मैंने हाँ, कहा जी अभी तो हाँ। शपथ लेंगे उसके बाद नशा पता पता लगे। लगेगा कितना नशा होता है। तो ऐसी बात हुई थी बस। अच्छा, अच्छा। हाँ तो उस टाइम तो चेन स्मोकर थे हुड्डा साहब। हाँ, उसको चेंज वो बाद चेंज में को तो मगर छोड़ दी कहो या थी। काफी करते थे मतलब स्मोकिंग। हम्म। हाँ, बाद में छोड़ दी थी वो। हाँ, तो और उसके अलावा सर आपकी मुलाकात देवीलाल से। देवीलाल जी का हम्म, ऐसे तो कई बार हुई थी। एक मेरे को इसलिए ध्यान है कि हम्म, एक दो 1996 के बाद हम्म, 1998 में ना हम्म, उनके एक एमएलए फतेहाबाद से थे, हम्म, सरदार हरमिंदर सिंह, हम्म, एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे। हम्म, उनकी जॉन्डिस से हम्म, पीजीआई में डेथ हो गई थी। ओके। तो उससे बाई इलेक्शन हुआ, संपत हम्म, सिंह खड़े हुए लोकदल की तरफ से, हम्म, और उनकी हरमिंदर हम्म, सिंह की वाइफ जर्नैल कौर थी हम्म, हरियाणा विकास हम्म, पार्टी की तरफ से, हम्म, और जो उनकी पार्टी थी अपना। तो हम्म,
उस इलेक्शन में ये वैसे अपना चौधरी देवीलाल उस वक़्त पे पावर पॉलिटिक्स से तो एकदम से रिटायर हो चुके थे। मगर वो इनके लिए प्रचार करने आए और वो उनका अलग ही तरीके का प्रचार होता था, कोई रैलियाँ नहीं कर रहे थे। गाँव में जाके जहाँ 4 चौधरी मिल गए वहाँ बैठ गए, फिर और लोग इकट्ठे हो जाते थे। तो मैंने फिर उनको कवर किया, उनकी स्टोरी की थी। तो अगले दिन सुबह-सुबह मैं अभी बल्कि सो के उठा ही था, हाथ में मेरे अखबार था ट्रिब्यून, तो संपत सिंह जी का फ़ोन आ गया। तो लैंडलाइन ही होते थे उस वक़्त तो हमारे पास, वैसे भी मतलब लैंडलाइन ही थे उस वक़्त तो। तो कहने लगे, उठ गए हो? मैं कहा कि खबर अपनी छप ली है? मैं कहा हाँ। तो कहते आप आ सकते हो, चौधरी देवीलाल मिलना चाह रहे थे आपसे, बात कर रहे हैं आपके बारे में, तो अखबार भी लेते आना, एक बार उनको पढ़ा भी देंगे। मैं कहा ठीक है, मैं वहाँ से चला गया रेस्ट हाउस में। तो उन्होंने वो खाट मतलब बेड के ऊपर थे रेस्ट हाउस में, और वो कंबल या रजाई जो भी थी उसको ना पूरा ओढ़ रखा था। तो इन्होंने संपत सिंह ने बताया कि जैसा भी ये सुशील मानव है ट्रिब्यून के, और बढ़िया, बहुत बढ़िया लिखते हैं, तो ये खबर आपकी छपी है, कहते पढ़ो। तो संपत सिंह ने वो पढ़ के सुनाई। कहते छोरा तो वो अंग्रेजी बहुत बढ़िया लिखा है। समझ आ गई उनको अंग्रेजी? नहीं, वो तो अच्छी तरह से समझते थे ना। देवीलाल? हाँ, देवीलाल तो बहुत अच्छा। अच्छी तरह से समझते थे। हाँ। और बंसीलाल के साथ सर, बंसीलाल के बारे में तो आपने एक स्टेटमेंट भी लिखा है कि उन्होंने एक बार कहा कि जाटनियन के छोरे जामने बंद कर दिए जो किसी और ने वो नौकरी मैंने लगाओगे। उसमें भी यही लिखा है कि ये एक चर्चा थी, मेरे से नहीं कहा उन्होंने किसी, या कॉमन परसेप्शन में था। मेरे सामने नहीं कहा। मगर उस वक़्त की, पहले मैं क्लियर कर दूं कि उस वक़्त की नहीं थी, जब ये बाद में दूसरे बार 96 से 99 तक सीएम बने, तब की नहीं है ये, तब की है जब ये शुरू में 1970s के अंदर जब सीएम थे। ओके, पहला टेन्योर जो था। पहले टेन्योर था, तब ये एक कुछ चीज़ें, जैसे भजनलाल जी के बारे में भी एक मनोहर लाल खट्टर जी ने भी एक जनसभा में कही थी ना, तो ये उनके बारे में बात बनी हुई थी कि उन्होंने इस बार कहा कि इतने पैसे दे के तू मतलब तू यहाँ चंडीगढ़ तक आ कहो गया। सर, खुल के कहो ना। हाँ, वो खट्टर साहब ने भी कही थी, बल्कि उसका काफ़ी खट्टर साहब का नाम लेके कह दो विरोध हुआ था आप। कि कोई उनके पास अपने आदमपुर का बंदा पहुंच गया चंडीगढ़, कि जी मेरा काम है और वो पटवारी करके नहीं दे रहा। कहते क्यों, क्या कहता है? कहते वो मेरे से पैसे मांग रहा है। कहते कितने पैसे मांग रहा है? कि 100 रुपये मांग रहा है। तो कहने लगा, भाई तू यहाँ पे 150-200 रुपये खर्च कर दिए तूने यहाँ आने में, तो इससे अच्छा उसी को ना दे देता। तो ये ऐसी बात भजनलाल जी के बारे में वहाँ पे प्रचलित थी। मैं क्योंकि उसी एरिया से हूँ, तो ऐसा नहीं है कि खट्टर साहब ने वैसे ही कही थी, ये प्रचलित थी। ओके। हाँ, इसी तरीके से इनके बारे में थी कि जो मैंने लिखा है कि किसी ने कोई सिफारिश की होगी किसी नॉन जाट की, तो उसने कहा क्यों क्यों जाट नहीं है छोरे, जामने बंद कर दिए गए। जो किसी और को तो नौकरी पता नहीं मिली। कहा या नहीं कहा, मतलब बात तो ये है कि वो चीज़ प्रचलित थी। ओके। हाँ, और इंटरेस्टिंगली आपने भजनलाल के बारे में ये भी लिखा है कि वो प्लॉट बहुत देते थे, प्लॉट। माधुरी दीक्षित से लेकर, लिफ्टमैन से हाँ, लेकर, हाँ। कांग्रेस में एआईसीसी के पीओन तक को। माधुरी दीक्षित वाला तो जो प्लॉट था ना, हाँ, वो तो 2018-19 के अंदर बिक गया वो। नेने बेचने खुद आए थे हाँ, यहाँ चंडीगढ़ में, हाँ, पंचकुला में। हाँ, तो मैं उन दिनों में हरियाणा ब्यूरो चीफ तो था ही, साथ में चंडीगढ़ ट्रिब्यून का पुल आउट होता है उसको भी मैं हेड करता था। तो मैंने उसकी स्टोरी भी कवर करवाई थी उस वक्त पे। अच्छा, हाँ, अच्छा। हाँ। ओके। तो क्या होता था, मैं आपको बताता हूँ कि इनिशियली जब हुड्डा हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी सेटअप हुआ था, तो इसमें एक डिस्क्रिशनरी कोटा रखा गया था, सीएम डिस्क्रिशनरी कोटा। सीएम किसी को भी दे सकते थे, जिसका दिल करे। दिस करे। तो उसमें सही बात है कि चंडीगढ़ में कोई भी पॉलिटिशियन नहीं रहा जिसको उन्होंने ना दिया, कोई भी पत्रकार नहीं रहा चंडीगढ़ का उस आपको दौरान मिला का। कि नहीं मिला? मैं उस दौरान की बात कर रहा हूँ ना, मैं तो उस दौरान में वहाँ अच्छा। था नहीं ना। अच्छा, मिस कर मैं गए आप। मैं उस दौरान में नहीं था। वैसे प्लॉट मिला कि नहीं मिला आपको कोई? नहीं, नहीं, मैंने तो अपनी कोई एक में चीफ मिनिस्टर के साथ नहीं, प्रॉक्सिमिटी रही आपकी? नहीं, नहीं, हाँ, बात ये नहीं है, मैं आपको हाँ, बताता हूँ। मैं जब की बातें कर रहा हूँ ना, हाँ। उसके बाद ये डिस्क्रिशनरी कोटा खत्म कर दिया गया था। अच्छा, अच्छा, हाँ, अच्छा, ये सीन था। ये चौटाला जी ने खत्म किया था। ओके। सर, सुरेंद्र सिंह, हुँ।
और बड़ा वो ट्रेजिक था वो हाँ इंसिडेंट, और आपकी ही शायद लास्ट मीटिंग थी हाँ उनसे। उसमें क्या वो था कि बताओ, हाँ। सुरेंद्र थोड़ा सिंह जी, ब्रीफली बताना, हाँ ब्रीफली इन द सेंस कि अच्छे से बताना उसको। हाँ हुँ, सुरेंद्र सिंह जी के साथ ना मेरे ताल्लुकात पहले से भी थे, हुँ, क्योंकि वो काफ़ी एक्टिव हुँ, पॉलिटिशियन बन गए थे जब ये हरियाणा विकास पार्टी थी। मगर जब जिस इलेक्शन का मैंने आपको जिक्र किया ना, जिसमें संपत सिंह हुँ, भी लड़े थे, हुँ, 1998 वाला, हुँ, जरनैल कौर, संपत सिंह, हुँ, उस इलेक्शन में वो कैंप कर रहे थे फतेहाबाद में, जहाँ पे मैं, मेरा होम हुँ, टाउन भी था मेरा, हुँ, इसलिए मेरे पास, मेरा उनसे रोज़ मिलना होता था। ओके। ठीक है, 98 की बात कर रहा हूँ मैं आपको। उसके बाद ये हुँ, मंत्री बन गए 2005 की बात करूं अगर मैं, हुँ, उस दौरान उस 98 से लेके 2005 के बीच में कई बार मुलाकातें हुई। हुँ, तो 2005 में जब इसी बने, मैं किसी काम की वजह से हुँ, चंडीगढ़ गया हुआ था, तो मैं हुँ, केवल इन्हीं को मिलने गया वहाँ, और किसी मंत्री को मिलने नहीं गया, मैं इन्हीं को हुँ, मिलने गया। तो मैं आ, अंदर मैसेज भेजा, हुँ, तो उन्होंने तुरंत बुला लिया। हुँ, तो नमस्ते करके तो हुँ। हाँ, तो क्या हाल है? जाके मैं, जैसे हुँ, यहाँ बैठे हैं, सामने टेबल हुँ, होती है, सामने चेयर है, तो हुँ, सामने और भी 2 लोग हुँ, बैठे थे। हुँ, बाद में पता लगा दोनों एमएलए थे। हुँ, ये यमुनानगर डिस्ट्रिक्ट के, एक तो हुँ, हुँ, छछरौली के थे एमएलए, हुँ, एक किसी और जगह के थे, हुँ, दोनों यमुनानगर जिले के थे। तो हुँ, मैं भी वहाँ बैठ रहा था, हुँ, तो कहते नहीं इधर आओ। हुँ, तो अपने पास उन्होंने कुर्सी एक हुँ, वो लगा के रखते हैं, जब हुँ, कोई आईएएस सीनियर आके हुँ, बैठता है तो उसको हुँ, सामने नहीं बिठाया जाता, उसको अपने पास बिठाया जाता है। मंत्री हर किसी के पास हुँ, साइड चेयर होती है एक। हुँ, तो बिठाया उन्होंने, तो गपशप होती रही सारी, और का हुँ, और, तो चाय चुय हाँ, मंगाई उन्होंने। हाँ, तो बातें होते हो रही थी सारे कुछ, हुँ, और मुझे ध्यान आया कि उनमें से वो बड़ी जॉली नेचर के थे, बड़े हुँ, हंसमुख थे। हुँ, तो वो छछरौली वाले या किसी ने ना कोई काम कहा, हुँ, और एक आईएएस अफसर को काम था, हुँ, वो आईएएस अफसर अब रिटायर हो चुकी हैं, हुँ, नवराज संधू, हुँ, एग्रीकल्चर मार्केटिंग डेवलपमेंट बोर्ड वगैरह किसी की वो एमडी हुँ, थी उस वक्त पे। हुँ, तो वो कई देर करते रहे, तो हुँ, सामने से पीए ने नहीं उठाया। हुँ। कहते देखो मंत्री हो रहे हैं, पीए फोन को नहीं उठावे। अच्छा, हाँ, फिर कहते हैं एक बार ट्राई कर रहे हैं, इसमें 2 बार जीरो लगा, कुछ बोला उन्होंने, हाँ, लोग करें तो सीधी डायरेक्ट डायल भी हो जाता है। हाँ, तो वो करके हाँ, तो घंटी चली गई। हाँ, कहता देखो हाँ, कामयाब हो गए हम तो हाँ, पी वाला काम भी कर सकते हैं। हाँ, तो उन्होंने नवराज संधू से बात की, हाँ, जो उनका काम था उनको किया, हाँ, रखा। हुँ, तो थोड़ी देर में फ़ोन आ गया। हुँ, फ़ोन आ गया तो फ़ोन उठाया, तो उनसे बात सुन के, अच्छा, अच्छा अभी निकल रहे हैं, ठीक है मैं पहुँचता हूँ करके। मेरे को कहते अभी मेरे को निकलना पड़ेगा, हुँ, तो मैंने जाना है दिल्ली में, और इनका बाई चांस हेलीकॉप्टर जा रहा है अपना, जिंदल साहब जा रहे हैं, तो हुँ, मैंने बोला था मेरे को भी साथ ले लेना। हुँ, तो क्योंकि इनका भी घर दिल्ली था, हुँ, और वो भी दिल्ली रहते थे हुँ, अपना। तो ठीक है, हुँ, फिर मिलते हैं। तो हम इकट्ठे, मैंने कहा मैं भी निकलता हूँ जी, बाहर हम इकट्ठे निकले हैं। हुँ, तो इनका जो 8th फ्लोर पे ऑफिस है ना, हुँ, उसके एग्जैक्ट सामने स्टेयर्स, और हुँ, स्टेयर्स के इस तरफ मिनिस्टर्स लिफ्ट है, हुँ, पब्लिक लिफ्ट नहीं है, वो मिनिस्टर्स हुँ, लिफ्ट है। हुँ, और लेफ्ट साइड में जाते हैं तो थोड़ी आगे जाके हुँ, पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट शुरू हो जाता है। हुँ, तो मैं लेफ्ट, हुँ, अच्छा, उस वक़्त वो जब निकल रहे थे तो साथ हुँ, में मोबाइल पे हुँ, किसी से बात करते हुए निकले थे। हुँ, तो मोबाइल मोबाइल से बात करते-करते मेरे को उन्होंने वेव किया है, और हुँ, हमने हुँ, वेव करते हुए तो मतलब जब मैं, हुँ, हम तो इकट्ठे निकले हैं, हुँ, मगर जैसे वो लिफ्ट की तरफ और मैं उधर हुआ ना, तब उन्होंने मेरे को वेव किया, हुँ, और वेव करके वो उधर चले गए, मैं इधर पब्लिक हुँ, रिलेशन में चला गया। वहाँ हुँ, मुझे डीपीआर उस हुँ, वक़्त के थे, उनसे हुँ, मिलना था, उनसे मिल के मैं हुँ, सीधा हुँ, अ, मेरे को हुँ, एक शाहबाद मारकंडा में काम था किसी से, हुँ, शॉप के, कोई शॉप थी उसकी जिस पे मैंने जाना था, हुँ, और उसके बाद मैंने अपना वापस हुँ, फतेहाबाद जाना था। हुँ, ड्राइवर था मेरे साथ, तो वहाँ जाके मैं रुका हूँ हुँ, शाहबाद में, और एक भागते हुए एक बंदा आया,
कहते टीवी लावे खबर सुनी है क्या? कहते नहीं, क्या हो गया? कहते वो जिंदल की डेथ हो गई, नाल सुरेंद्र भी आई, वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर गया। मैं एकदम से, मैंने कहा यार सुरेंद्र तो मेरे साथ थे थोड़ी देर पहले। एकदम से शौक लगा, तो तुरंत उन्होंने टीवी चलाया तो वो सारी खबरें चल रही थी उस वक्त पे। हम्म, मैंने बाद में किरण चौधरी को भी एक बार ये जिक्र किया था कि हम्म, ऐसे हुआ था। अच्छा अच्छा, हाँ आपने मेंशन किया वो किरण का। हम्म। तो सर आखिर में आर्यन, यू वांट टू आस्क? सर जैसे आपने मतलब बीजेपी के सर्च की बात किया, मतलब हरियाणा ही नहीं मतलब नॉर्थ इंडिया में भी बात किया, और जब हम नॉर्थ इंडिया में बीजेपी के सर्च को देखते हैं तो एक जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेंथ बीजेपी को देता है वो ऑर्गेनाइजेशन है आरएसएस, जिसके बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर आरएसएस का सपोर्ट नहीं है तो बीजेपी अच्छा परफॉर्म नहीं करती, जैसे 2024 के यूपी इलेक्शन के एग्जाम्पल भी देते हैं। तो मैं ये पूछ रहा था कि हरियाणा और जैसे राजस्थान भी मान सकते हैं हम एक हद तक, तो इन जैसे स्टेट्स में जहाँ पे मतलब आरएसएस की इतनी हिस्ट्री नहीं रही है और इतना रोल भी नहीं देखा जा सकता, तो इनमें आरएसएस को आप कैसे देखते हो? एज ए एडेड एडवांटेज देखते हो बीजेपी के साथ, या फिर क्या रोल रहता है? देखो, जो मैंने एक बुक लिखी है ना, इसमें अगर आप पढ़ेंगे तो मैंने इस खास तौर पे ये लिखा है कि मैंने इसमें राजस्थान, आपने क्योंकि राजस्थान का जिक्र किया इसलिए मैं जिक्र कर रहा हूँ, राजस्थान को और हिमाचल को इसलिए नहीं लिया कि ये 77 के बाद से लगातार रुक रुक के ये पावर में फिर भी आ रही है बीजेपी। पहली बार वहाँ पे भैरव सिंह शेखावत आए थे और इधर जो है वो अपना शांता कुमार आए थे, और उसके बाद ये पावर में आते रहे हैं। तो राजस्थान में आप ये नहीं कह सकते हैं कि ये इनका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान में तो ये पावर में आ ही रहे हैं ना। अगर आप वसुंधरा राजे की भी बात करें तो ये तो इनकी मदर जो है अपना उसके टाइम से, विजय राजे सिंधिया के टाइम से मतलब ये आरएसएस से जुड़ी हुई फैमिली है ये। तो ऐसा नहीं है कि वो नहीं है। दूसरी बात, अगर आपको ध्यान हो तो लोकसभा चुनाव से कुछ पहले जेपी नड्डा ने एक बयान दिया था कि अब जो है ना बीजेपी आरएसएस से इंडिपेंडेंट होके एक मतलब अपनी फोर्स बन चुकी है। ऐसा आवाज दिया था कि जैसे हमें उनकी जरूरत नहीं है। यही कहा था। और उससे इनको काफी नुकसान हुआ। आप ये देखिए ना कि बीजेपी एक तो वो वोट बैंक है जो पोस्ट 2014 उन्होंने अपने साथ जोड़ा है, मगर एक वो भी तो है ना, अगर बीजेपी कभी यहाँ पे 16 सीटें ले गई थी, कभी यहाँ पे 16 के लिए हम कह सकते हैं कि उसमें काफ़ी योगदान अलायंस का था, मगर फिर भी बीजेपी 5, 6, 7 सीटें तो जीत रही थी ना। वो कौन सी सीटें थी? वो वहाँ थी जहाँ पे अब जैसे रोहतक है। आज आप देखिए कि बीजेपी का अब तक भी, कुछ समय पहले तक भी, जो हेडक्वार्टर था ना बीजेपी का ऑफिस का, वो रोहतक था। कारण क्या था कि उसकी फोर्स ही वही थी, डॉक्टर मंगल सैन वहाँ के नेता रहे थे। तो एक जो कोर आरएसएस जो काडर है ना, वो हरियाणा में भी कम जरूर है मगर है ना। तो वो ठीक है कि बाकी जो जो जहाँ पे आरएसएस ज़्यादा मजबूत है उसके मुकाबले में हरियाणा थोड़ा सा डिफर कर सकता है इससे, कि आप कह सकते हैं कि उतना नहीं पड़ेगा फर्क। मगर आरएसएस की जो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? कमिटमेंट। जो हम कंपेनिंग की बात करते हैं, जो इनकी माइक्रो मैनेजमेंट ऑफ बूथ्स की बात करते हैं, उसमें आरएसएस इनको बहुत मदद देता है, क्योंकि वो बड़े कमिटेड वर्कर होते हैं, बड़े कमिटेड वर्कर होते हैं, आइडियोलॉजिकल ड्रिवन। हाँ। और ऐसा नहीं है कि हरियाणा में नहीं था। मैं आपको बताता हूँ कि मैं 1975 से लेके 77 तक मैंने फार्मेसी डिप्लोमा किया था रोहतक मेडिकल कॉलेज से। क्या बात, राजेश खन्ना के फैन थे तब आप? हाँ। उस वक्त पे वहाँ पे आरएसएस की शाखा मेडिकल कॉलेज के अंदर लगा करती थी। तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि आप ये नहीं कह सकते हैं कि आरएसएस रोहतक, तो मैं पहले ही बता रहा हूँ, रोहतक तो इनका गढ़ शुरू से भी था। तो और आज भी आपको छोटे छोटे कस्बों में भी, उकलाना में एक है पर है सर, पर उस तरीके से बेस अभी भी नहीं है इनका। हाँ, मतलब आइडियोलॉजिकली ये काम करते हैं और बहुत कमिटेड काम करते हैं, 24 घंटे काम करते हैं। मगर अब तो इन्होंने समालखा के अंदर इतना बड़ा आरएसएस का
ये तो पूरे देश में बाबा घरान का फैला हुआ है दोनों का। अभी मार्च में 13 से 15 जितनी तक जमीन ली। 13 से 15 तक आरएसएस का बहुत बड़ा नेशनल लेवल का। हर डिस्ट्रिक्ट पे अपने वो बना लिए, वो भी नहीं तो नहीं, एक वहाँ पे हाँ, समालखा में नेशनल लेवल का उनका कन्वेंशन होने जा रहा है अभी कोई। अच्छा हाँ ओके। और कुछ एक और सर, जैसे मतलब आपने 3 फैक्टर्स बताए, जैसे सोशल इंजीनियरिंग, गवर्नेंस और जैसे कैंपेनिंग। तो जैसे सोशल इंजीनियरिंग में हम देखते हैं कि आपको हर एक इलेक्शन के हिसाब से चूज करना पड़ता है कि किस कैंडिडेट को टिकट दिया जाए, कैसे कास्ट कॉम्बिनेशन होगा, क्या परमिटेशन होगा। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, जैसे मतलब बीजेपी का हरियाणा में एक वोटर जो बेस देखा जाता है, जो इंटैक्ट है या फिर सॉलिड बेस देखा जाता है, कि एक अर्बन वोटर्स होते हैं जो बीजेपी को सपोर्ट करते हैं और एक अपर कास्ट। तो जब सोशल इंजीनियरिंग इन तरीके से होती है और हम देख रहे हैं कि पिछले 3 टर्म से बीजेपी जीत रही है, तो क्या वो अपने उस सॉलिड वोटिंग बेस या इंटैक्ट वोटिंग बेस को एक्सपेंड कर पाई है और कास्ट या क्लास इंक्लूड कर पाई उसमें, जो कह सकते हैं कि अब उसका वो बीजेपी के साथ है, जैसे बाकी पार्टीज के साथ होता है कि उनका एक है। जो कमिटेड वोट था ना, उसके बेस पे तो ये 5 से 10 सीट से ज़्यादा नहीं जीत पाते, जो आप अर्बन और अपर कास्ट बता रहे हो। ये बने ही इसलिए हैं जब से इन्होंने ओबीसी को खास तौर पे, आप देखो ना, यादव्स, गुज्जर्स, है ना, और आपके सैनीज, मतलब जो BCA और BCB की, BCA में तो मेरे ख्याल में 6 कास्ट आती हैं और BCB में, BCA में सॉरी B में 6 आती हैं, A में 43 आती हैं, कंबोज भी उसी के अंदर हैं। तो ये सारा तो इनका सबसे ज्यादा कमिटेड तो इस वक्त पे ओबीसी बन चुके हैं इनके। तो ये कास्ट इनके तो तो ओबीसी ये क्या मतलब इनके साथ वैसे ही जुड़े रहेंगे या फिर कंटिजेंट है कि अब सीएम है तो चलो ओबीसी इनके साथ है नेक्स्ट टाइम? नहीं नहीं, वो मनोहर लाल खट्टर के टाइम पे भी जुड़े हुए थे। वो मनोहर लाल खट्टर पे उसका कारण है ना जी, उसका कारण ये है कि जब डायनेस्टिक पॉलिटिक्स थी हरियाणा में, या आप उसको कह सकते हैं कि डोमिनेंट कास्ट की पॉलिटिक्स थी, तो जो पावर का मेजर शेयर है जिसके अंदर नौकरियां भी आ जाती हैं और आपके और भी बेनिफिट्स आ जाते हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं और होते हैं, वो नेचुरली उन्हीं की तरफ जा रहे थे। अब जैसे मैंने कहा कि मैंने इंटेल कला का एग्जांपल दिया, या मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो इसको मैंने इसमें लिखा भी है, कि एक बार मैं जब लोकसभा इलेक्शन में गढ़ी विलेज आता है हांसी से कुछ पहले, तो मैं उसमें चला गया। अच्छा, वहाँ क्योंकि मैं उसी 2024 के इलेक्शन में 8-10 दिन पहले होके गया था, मुझे एक स्टोरी करनी थी कि जो चौधरी देवीलाल क्लैन के डिफरेंट जो मेंबर्स हैं वो लोकसभा इलेक्शन लड़ रहे हैं हिसार से, जिसके अंदर रंजीत सिंह थे और सुनैना थी और नैना चौटाला थी, 3 लड़ रहे थे उस वक्त पे। तो उन तीनों को से बात करके मैंने एक स्टोरी करनी थी। तो मेरे को रंजीत सिंह को मैंने जब फ़ोन किया तो मैं हाँसी पहुंचने वाला था, तो कहने लगे मैं हाँसी आते आते मेरे को लग जाएंगे 1.5 घंटा। मैंने कहा अभी कहाँ हूँ? कहता अभी तो मैं गढ़ी में हूँ। तो मेरे ध्यान आया जी मैं तो अभी टपा था, उस पर गढ़ी का बोर्ड लग रहा था। तो मैंने कहा जी मैं गढ़ी आने लग रहा हूँ। मैंने कार को बैक किया, बैक करवाया कार को, और मैं गढ़ी चला गया था। तो गढ़ी में वो एक, जिसको आप कहते हैं ना पंचायत घर, क्या बोलते हैं, मतलब गाँव में कम्युनिटी सेंटर कुछ और बोलते हैं, आंगनवाड़ी वाला नहीं, जो पंचायत घर टाइप ही होता है, उसको कुछ वर्ड होता है नहीं, चलो एनीवे, तो वहाँ पे तो डांगरा का अस्पताल रह गए तो उसमें उनके सभा सी चल रही थी, तो वहीं मैं उनसे मिला था। तो दूसरी बार जब मैं गढ़ी गया तो मैं तो वैसे लोगों से मिलना था, तो मैंने सोचा वहीं पंचायत घर से मैं चलता हूँ और वहीं मिल जाएंगे मेरे को। चौपाल बोलते हैं उसको, चौपाल। तो चौपाल में चला गया मैं। चौपाल में करीब 8-10 लोगों का ग्रुप था जो ताश खेल रहे थे। तो मैं जाके बैठ गया। मैंने कहा जी मैं मीडिया से आया हूँ तो आपसे बात करेंगे। तो बताया कि मैं प्रिंट से हूँ। तो मैंने पूछना शुरू किया, एक से पूछा, कहते कांग्रेस ले जाएगी इस बार तो। फिर दूसरे से पूछा, कांग्रेस ले जाएगी। तो 3-4 ने कहा, एक जो है नीचे सर करके बैठा रहा। मैंने कहा आप भी बता दो। कहते जी गलत कह रहे हैं, बीजेपी जीतेगी। ये उल्टा वो लगा है, बीजेपी जीतेगी। तो मैंने कहा कि मैं एक धृष्टता कर लूं आपसे, अगर बुरा ना लगे तो मैं आप सबकी जाति पूछ लूं। मैं पूछा नहीं करता कभी भी। तो उन्होंने, जो पहले बोल रहे थे वो तो जाट थे, और वो जो था कहते जी मैं खाती हूँ।
तो ये चीज आप देखिए कि हम्म सोशल इंजीनियरिंग जो मैं आपको बात बता रहा हूँ ना, ये बड़े शार्पली डिवाइडेड है कास्ट, मतलब पॉलिटिकली। ये तो है। इकट्ठे बैठ के ताश खेल रहे हैं, हम्म अच्छे मतलब मित्रता है, सारा कुछ है, हाँ, वो भाईचारा है पूरा। पॉलिटिकली डिवाइडेड है। ये तो है ही। फिर मैंने उससे पूछा भी आप ये क्यों कह रहे हो कि जो है, हम्म जबकि उससे पहले वो जो जाट थे उनसे मैंने पूछा था भी कारण क्या है, तो कहने लगा जी ये तो हमारे गांव में इतने फौजी जाया करते, हम्म और जो है अब तो इन्होंने वो कर दिया, हम्म लगा दिया अपना जो है अग्निवीर लगाए। अग्निवीर लगा दिया। तो मैंने पूछा भी तुम क्यों कर रहे हो, हम्म कहते जी हमारे घरों में ना, बहुत सारे घरों में नौकरियां लगी है, अग्निवीर नहीं लगेंगे क्या दिक्कत है, पुलिस में लग जाएंगे, बाकी सर और हैं? लग जाएंगे। हाँ। पुलिस में लग जाएंगे, कहता है। हम्म कहते पहले तो मैं पुलिस की नौकरियां मिलिया क्यों नहीं कर दी, हम्म अब लग जाते हैं मेरिट पे, बिना किसी को पैसा दिए लग जाते हैं। हाँ, ये भी ठीक है। अच्छा मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, हम्म सेम अग्निवीर वाला इशू जो है, हम्म जब मैं रोहतक वगैरह में जाके बात करता था, या जैसे हिसारगढ़ी में जाके बात की, तो वहाँ ये जवाब था कि इससे हमारा तो नाश हो गया वगैरह वगैरह। हम्म जब मैंने मानेसर, यहाँ से गुड़गांव से मैंने जाना था रिवाड़ी, रिवाड़ी से आगे जाना था मैं राजस्थान की तरफ, मानेसर में मैं रुक गया, वहाँ पे ऐसे ही कुछ दुकानों पे बैठ गया, तो एक दुकान पे मैंने बात की तो बीजेपी थी, क्योंकि ये एरिया जो है बीजेपी के साथ था। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अग्निवीर वाली बात काफ़ी मतलब जगह पे सुनने को मिल रही है, लोकसभा इलेक्शन की बात कर रहा हूँ 2024 के। कहता ना ये तो दीपेंद्र हुड्डा की उड़ाई हुई बात है। मैंने क्या मतलब, तो इसमें कुछ संदेह तो है ना कि 4 साल कर दिया गया है और उसमें 25% लोग आगे जाएंगे, बाकी 75% घर आएंगे। कहते हैं तो बहुत बढ़िया बात है ना जी। मैंने कहा कैसे बहुत बढ़िया बात है, कहते जी मेरा छोरा, मैंने ये दुकान कर रखी, उसके पास दुकान थी कुछ छोटे मोटे, उसने स्पेयर पार्ट वगैरह और कुछ ऐसे मतलब मोटर व्हीकल्स की ना, बहुत छोटी सी दुकान थी उसकी। कहता जी 4 साल मेरा छोरा चला जाए वहाँ पे अग्निवीर में, 4 साल बाद आएगा 10 लाख कुछ हज़ार या 12 लाख कुछ हज़ार उसने बताया लेके आएगा, और 4 साल में नौकरी करेगा तो उसकी तनख्वाह लेगा, 4 साल नौकरी करेगा उसकी तनख्वाह लेगा, आएगा 12 लाख के आसपास लेके आएगा। कहता मेरे से डबल दुगनी दुकान कर सकता है वो यहाँ के उस इन्वेस्टमेंट के साथ, तो दिक्कत क्या, कहता है। ये ओपिनियन था उनका। हाँ ओके डन। तो सर आखिर में ये जो असली राजनीतिज्ञ थे बीजेपी के, हाँ, धनखड़, कैप्टन और कौन सा रह गया, 2-3 और थे ना, रामविलास शर्मा, रामविलास अनिल विज, अनिल विज तो फिर भी रह रही है। इन सारे मार्गदर्शन मंडल में ठोक रखे हैं, इन राजभवन ने दिलवा दे बेचारा। नहीं आपके देखो, फिर भी कट्टर पटा है। नहीं देखो मेरी बात सुनो आप, रामविलास शर्मा तो चलो उनकी एज हो गई है, अदरवाइज जो है धनखड़ जी तो बादली से दोनों इलेक्शन लड़े ही हैं, 2019 में भी लड़े हैं, 24 में भी लड़े हैं, इलेक्शन तो कैप्टन साहब ने भी लड़ा था। हाँ वो भी लड़े हैं, बट वो परिस्थितियाँ ऐसी है ना, क्योंकि वो एरिया ऐसा पड़ता है उसमें वो कांग्रेस स्ट्रॉन्ग हो जाती है। कांग्रेस नहीं, असली रोड़ा तो खट्टर का है, वो जब स्ट्रांग होते हैं तो भी वीक कर देते हैं ना उन दोनों को। एक को तो प्रदेश अध्यक्ष से हटवा दिया और एक चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट पर थे। वो इस वक्त पे नेशनल सेक्रेटरी तो हैं बीजेपी के, धनखड़ कौन जी। बुझ है? वेबसाइट पे जाके देखो, उसमें उनका नाम फोटो वगैरह सब कुछ है। वो पट्टू का तरह रह रहे हैं वो। असली बात बताओ इसके पीछे की। राजनीतिक के इन क्यों बेचारा नहीं गुड़ मैं में तो लगा रखे हैं। नहीं मैं तो आपने ऐसे इस पे नहीं लिखी बात है कि बीजेपी ने कट्टर ने डायनेस्टी के साथ ये जो इनके असली मानस थे बीजेपी उन्होंने भी कोण में ला दिया। देखो मैं तो ऐसे इसलिए नहीं मानता क्योंकि वो इलेक्शन दोनों लड़े हैं, जब वो जीतते थे तो दोनों सबसे मजबूत मंत्री थे, जो ये अपना कैप्टन है, कैप्टन तो फाइनेंस मिनिस्टर रहे 5 साल, 5 बजट उन्होंने दिए, और ये एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे, और ये हर साल एक एग्री समिट करवाया करते थे, बहुत गजब का समिट होता था। मेरे को तो वो इसलिए भी नहीं बोलता कि चंडीगढ़ में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अच्छा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में सारी की सारी मीडिया बैठी, और वो जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की उन्होंने, तो बोले कि देखो नेशनल लेवल पे
जो एग्रीकल्चर के बहुत बड़े हम्म, जर्नलिस्ट हैं, एग्रीकल्चर के पी साईनाथ हैं। हाँ, और हमारा सौभाग्य है कि हमारे पास भी हरियाणा में जो है ना, एक हरियाणा के पी साईनाथ है, सुशील मानव। अच्छा, क्योंकि मैं ट्रिब्यून के अंदर ना उस वक्त पे एग्रीकल्चर की बहुत रिपोर्टिंग किया करता था, अच्छा, काफी रिपोर्टिंग करता था मैं एग्रीकल्चर को अच्छा। लेके। तो इनकी ग्रेवियांस कब सॉल्व होंगे? आप असली बात का तोड़ नहीं बता रहे तो बस। नेक्स्ट क्या हुआ कि वो रोहतक हाँ, में था उनका, उस हाँ, दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए थी कि हाँ, रोहतक में हाँ, ये 3 दिन का एग्री समिट शुरू हो रहा था। तो हमारे तो क्योंकि रोहतक में रिपोर्टर हैं, दो थे वहाँ पे ना, सुनीत दमन और रविंदर सैनी। तो मेरे जाने का कोई मतलब था नहीं कि वहाँ अपने आप करेंगे। तो अगले दिन तो मैसेज आ गया, मेरे चीफ कहने लगे वो धनखड़ जी कह रहे हैं कि वो आए को नहीं। तो नेक्स्ट डे फिर मैं 2 दिन कवर करके आया यहाँ से तो रोहतक में। तो ये तो काफी नहीं, मजबूत मजबूत मंत्री रहे घुमा ना। की बात यही है कि इनके अच्छे दिन कब आएंगे बीजेपी वेटरन्स के? नहीं, उनके अच्छे दिन है, इसमें तो कोई बात नहीं है। देखो वो इलेक्शन या बीत जाते, जाली है उनके? इलेक्शन नहीं ऐसी बात आगे तो नहीं जाली उनके? नहीं, ऐसा कुछ मैं नहीं मानता, कम से कम हाँ? मैं तो नहीं मानता कि वो क्योंकि जिस तरीके से जिस तरफ बीजेपी बढ़ रही है उस तरफ तो अगर उनको देखें तो वो तो कहीं नहीं है, ये तीनों चारों वेटरन्स नहीं। छोड़ के अनिल विज। देखो कैप्टन साहब तो इस बार जीते जीते रह गए, मतलब काफी क्लोज फाइट थी। 10,000 हजार रखे हैं, 10-12 हजार से क्लोज सी थी फाइट, तो मतलब देखो क्लोज सी फाइट थी उनकी। और अब बादली क्योंकि ना ये मतलब एक बात ये है ना, ये नेचुरल लीडर नहीं है, जीत नहीं सकते बिना किसी ऊपर के सहारे के। और ये हरियाणा में उस तरीके के भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नहीं है, ये तो आप मानते हो। धनखड़ जी की भी देखो, जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसमें इनकी काफी, आप ये देखो बावजूद सर ये कितने भूपेंद्र चुनाव सिंह में से हुड्डा कितने जीते हैं? कितने जीते हैं? नहीं, कैप्टन 6 में से 1 जीते पर हैं। आप ये देखिए ना, ये फॉर्मर सीएम की अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी है किस्म से, आप ये लगाओ, ये जो पूरा जो बेल्ट है ना रोहतक की, जहाँ से उनकी खुद ये लोकसभा इलेक्शन लड़ते रहे हैं, बाद में इनका बेटा लड़ रहा है, तो इनके घर की सीटें है ना। तो वो सीट में बीजेपी जीत रखी है, एमएलए के ही घर की सीटों में बीजेपी जीत के जा रखी है, अगर आप देखो तो। जीत के जा रखी है। बाकी अनिल विज कौन सा गाना गा रहे थे आजकल, लो सजनी रहे? हाँ, वो मैंने रिपोर्ट किया था, चल रही सजनी अब क्या सोचे, कजरा ना बह जाए रोते रोते। किनको डेडिकेट किया है उन्होंने गाना? नहीं, वो गाते रहते हैं। देखा जाए तो वो दैट शोज हिज रेजिलियंस के बावजूद वो दोनों पैरों पे फ्रैक्चर होने के भी, तो कजरा ना बह जाए रोते रोते, तो एक वो देखा जाए तो अपना स्ट्रेंथ देने की कोशिश कर रहे हैं खुद को। दिल को बहलाने के लिए ख्याल अच्छा है, गाली वाली बात। ठीक है सर, थैंक यू वेरी मच, काफी टाइम हो गया।